ये वीडियो आप लोगों का प्रॉब्लम को देखने का नजरिया चेंज कर देगी। ध्यान से देखना इस वीडियो को और बताना क्या सीखा। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जो आप लोगों को लगता है आप लोगों को बर्बाद करती हैं, पर लेकिन वो रियलिटी में आप लोगों को जो सबक देकर जाती हैं वही आगे आप लोगों की जिंदगी का पाथ तैयार करता है। वो सबक आप लोगों को ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत देता है कि जो समस्या आप लोगों को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। पर लेकिन अगर उससे सबक लेकर आप लोगों ने माइंड में अपने टारगेट को और ज्यादा हिम्मत से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, परस्यू करना स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल इस मेंढक की तरीके से आप लोगों की समस्याएं भी जो हैं वो ढेर होती नजर आएगी। सोचो जरा सा भी अगर हिम्मत हार जाता तो भाई साहब इस सांप का भोजन बन जाता। तो आप लोग खुद सोच लो कि समस्याओं के सामने घुटने टेकने या फिर समस्याओं को अपनी एड़ी के नीचे रखना है। तो ये आप लोगों से इस वीडियो की सीख आप लोगों को आज लेकर जानी है। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों ने क्या सीखा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों आज है 6 फरवरी और आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जिसको हम लोग प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं, ये इसकी एक झलक है जो कि पूरा लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। आज का जो लोकेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को काफ़ी डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आप लोगों का दिन बना देंगे, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीआरआई के बारे में डायमंड नेकलेस या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। हमारे देश में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं और फिलहाल अभी 5 नए जज सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं। तो क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, मतलब मजा आ जाएगा सुन के। पॉलिटिका पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा यहाँ पर आप लोगों का। इस तरीके से पूरे आर्टिकल को कवर करेंगे। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे है जो कि सोसाइटी में कुरीति है उसको मिटाने के लिए, तो जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भारत प्रवाह, इसी के साथ में PMKSY क्या है, देखता हूँ कौन कौन फुल फॉर्म बताता है। लैब में कैसे डायमंड बनाए जाते हैं। पेरिस क्लब क्या है, समझेंगे कि पेरिस क्लब क्या है बहुत डिटेल में यहाँ पर। CAQM इसके फुल फॉर्म आप लोग बताइए, देखता हूँ कोई पहचान पा रहा है कि ये क्या है या नहीं। जब बताऊंगा डिस्कस करूंगा तो आप लोग कुछ नया जानने को मिलेगा। बाकी 6 वन लाइनर न्यूज़ जो है वो प्रीलिम्स के फोकस रहेंगी। नेशनल लेवल की, इकोनॉमी की 4 रहेंगी और जो है बेसिकली वर्ल्ड लेवल के 5 रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 आप लोगों को MCQ देखने को मिलेंगे। वैसे MCQ भी यहाँ पर भी कई सारे रहेंगे और कुछ यहाँ रहेंगे। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। इसी के साथ में बाकी वोकेबलरी रहेगी तो आप लोगों को अंग्रेजी बनाया जाएगा। ठीक है, एक CSAT का क्वेश्चन रहेगा और आज के SLV कमांडो है गणेश, जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए। आप लोग भी टकटकी लगाकर देखना, आप लोग भी यहाँ पर अपना नाम कल दर्ज करा सकते हैं। जो अच्छे आंसर देता है सारे डिटेल में, इवन वोकेबलरी के ऊपर अपने सेंटेंस फॉर्म करता है, उसी का नाम यहाँ पर आता है। तो SLV कमांडो बनने के लिए थोड़ी तो मेहनत यार करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम पर उठो, सही से आंसर दो, फिर यहाँ पर SLV कमांडो बनेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पूरा ढंग से डिस्कशन करेंगे और वो नहीं कहते कि अपनी पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा, मजा आएगा पूरे लेक्चर को सुनकर, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो दोस्तों नए सप्ताह में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक नए जोश के साथ में इस सप्ताह को स्टार्ट करते हैं और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह क्या जब तक बना रहना चाहिए तब तक कि आप लोग अपने टारगेट को अचीव ना कर लो, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोरा हमार। तो बिल्कुल वही वाला शानदार तरीके से आप लोगों को लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी काम अगर जोश के साथ में करोगे ना, उसमें एनर्जी अगर डालोगे, टाइम उतना ही लगेगा पर भाई साहब जो काम होगा ना वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को दिखाई देगा। तो जब पढ़ने बैठो फील किया करो कि हाँ यार कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, फिर देखो कितना मजा आता है उस काम को करने में। और यार यहाँ पर एक चीज आप लोग खुद हर एक चीज से सीख सकते हो, जैसे कि बड़ी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है और ये जिंदगी में कोरिलेट भी आप लोग करते हुए नजर आओगे। क्या बोला गया है? बोला ये गया कि चलो बोला ये गया वो तो अभी बताऊंगा, पहले बताओ कि लूडो खेलना किस किस को पसंद है। ठीक है, कई सारे बोलेंगे सर लूडो की तो बेइज्जती करते रहते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है यार कि लूडो की बेइज्जती करता हूं मैं, बस ये है कि लूडो में ये लगता है कि हाँ कोई ऐसा गेम है, देखो मन बहलाने के लिए सब चीज़ें अच्छी हैं, अगर दिल को अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मैं ये मानता हूँ कुछ ऐसा गेम भी खेलो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। अब ये मत बोलना कि सर लूडो में भी बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम बिना दिमाग का है। हाँ लगाना पड़ता है, टेंशन मत लो। तो मैं लूडो के बारे में बात करता हूँ, आज लूडो की बड़ाई करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। मतलब कैसे? आप लोग हमेशा सोचते हो यार 6 आ जाए किसी तरीके से,
पर लेकिन 6 हर बार नहीं आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। तो आप लोगों को अपनी चाल चलनी पड़ती है, यानी कि ज़िंदगी में चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो यार, आप लोगों को ना चलते रहना चाहिए। तो ये ज़िंदगी का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सीख है कि रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। तो ज़िंदगी में अगर आप लोग रुक गए ना किसी भी मुकाम पर, तो सोच लेना आप लोग की गड्डी वहाँ पर जाम हो जानी है और सब आप लोगों से आगे निकल जाएंगे और आप लोग अपने आप को एक ऐसे डिप्रेशन, एक ऐसी एक टेंशन में आप लोग पाते हुए नजर आओगे। ऐसा लगेगा यार सब आगे निकल गए, बस हम ही रह गए हैं पीछे। पर उस टाइम पर भी चलते रहना है, क्योंकि वही बात याद आती है फिर कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, दोस्त गुजर जाता है। और इसी के बारे में एक चीज़ और मुझे याद आ गई। एक बच्चे के द्वारा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया गया, उसे बोला है कि सर कल तो पापा ने पकड़ लिया। मैंने बोला क्या हो गया ऐसा? कह रहा है कि सर कल ना मैंने वीडियो देखी आपकी और पापा ने भी वीडियो देखी, शाम को बैठ गए क्वेश्चन पूछने मेरे से। कह रहा है कि बीच बीच में देख लेते हैं वीडियो, पर कल से उन्होंने डिसाइड किया कि डेली आपकी वीडियो देखा करूंगा और आके शाम को क्वेश्चन पूछा करूंगा। तो ये भी देखो एक अच्छा तरीका है। मतलब अगर आप लोग जैसे 2 फ्रेंड आपस में वीडियो देख रहे हैं, घर पे जैसे मम्मी ने और आपने वीडियो देख ली या कोई भी फैमिली मेंबर वीडियो देख रहा है, तो आप लोग एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। क्या सीखा, कैसी चीज़ें आज आप लोगों ने याद रही, कितना कुछ आप लोग जो है बेसिकली रिटेन कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही शानदार एक माहौल बनाने का तरीका है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, जिसके साथ भी आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो, जो भी पूरी वीडियो के अंदर चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं उनको रिकॉल करके एक दूसरे के साथ में आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। इसको कहते हैं अच्छा माहौल बनाना, है कि नहीं? कैसी लगी बात? तो किसके साथ में आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो बताओ जरा। और इसी के साथ में 3 सांस गहरी गहरी ले लिया करो जैसी वीडियो स्टार्ट करते हो, क्योंकि जितना आप लोग के अंदर में ऑक्सीजन का लेवल रहेगा ना भाई साहब, उतना ही अच्छे से आप लोग वीडियो को सुन पाओगे। और ये वीडियो के लिए नहीं है ओनली, ये हर एक उस काम के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, 3 गहरी गहरी सांस लेकर पेपर स्टार्ट करना, उसके बाद में देखना कि आप लोग अंदर से कंफर्टेबल फील करने लगोगे। थोड़ी देर के लिए आप लोगों के अंदर में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पंप कर जाएगा और आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले धीमी धीमी सी गहरी गहरी सांस लो और फिर देखो कितना मजा आता है। ले ली? मैं बोल रहा हूँ लेके आगे बढ़ना है, ठीक है? तो सांस ले लेना, ठीक है? चलिए अब चलते हैं। आज का डिस्कशन शानदार रहने वाला है। आप लोगों को ये बताना है कि कल कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की, कल आप लोगों ने जो डिसाइड किया था क्या वो कंप्लीट किया है, यस या फिर नो। कल के डे को कितने मार्क्स आप लोग देना चाहेंगे? मतलब मैं बोलूँ 10 में से आप लोगों को नंबर देने हैं कल के दिन को, तो कितने नंबर आप लोग दोगे? पॉइंट नंबर 1, आज का दिन जो है क्या उसका शेड्यूल आप लोगों की टेबल पर आ चुका है कि आज के दिन को कैसे आप लोग फॉलो करने वाले हो? अगर आज के दिन का शेड्यूल नहीं है तो फिर आज का मतलब ये कि आज रेलवे या ट्रेन में तो आप लोग बैठ लियो, पर टिकट आप लोगों ने नहीं ली है कि जाना कहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन तो अपने हिसाब से चलती चली जाएगी, दिन निकलता चला जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पर उतरना है। तो इसका मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है, और वो तब होगा जब अपना प्लान आप लोग बनाएंगे। और इसके लिए क्या कर सकते हैं? SLV प्लानर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जिसको नहीं पता क्या है SLV प्लानर, तो SLV जो यहाँ पर चैनल है उस पर जाना आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग SLV प्लानर यहाँ पर मिल जाएगा पिन हुआ, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पिन कर रखी हैं यहाँ पर, तो इसी में आप लोगों को SLV प्लानर भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है सारी चीज़ें, और यहीं पर ही आप लोगों को लेक्चर की PDF भी मिल जाती है। उसमें 24 घंटे हैं, आप लोगों को पता रहेगा किस किस घंटे में क्या आप लोगों ने किया है, तो ढंग से आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो कौन कौन उसको रियलिटी में भर रहा है? कई सारे बच्चे उसको भर रहे हैं और पोस्ट भी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो आप लोग रेगुलर करना है, ठीक है? पहचानो कौन, देखता हूँ कौन कौन पहचानता है। भूले तो नहीं हो अभी? इनको आप लोगों को पहचानना है। और इनके बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली इनको एक अवार्ड दिया गया है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, बताइए नाम क्या है? आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। ये जो इंपॉर्टेंट डे है ये इतना इंपॉर्टेंट डे है कि यहाँ पर थीम भी जो रखी गई है ना, वो मेल और दोनों मेल के बारे में रखी गई है, यानी कि मैन और बॉयज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जब जब दिक्कत होती है, किसी लड़की का रेप हो रहा है, किसी को कोई छेड़ रहा है, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कौन रोकता है? उस सोसाइटी के वो लोग रोकते हैं जो कि समझते हैं कि लड़कियां जो हैं वो काम करने के लायक नहीं है। तो इसी के चलते क्यों ना उन्हीं को मॉनिटर बना दिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा ना अक्सर क्लास में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसी को मॉनिटर बना देते हैं, फिर बदमाशी कौन करेगा, यही तो सबसे बदमाश था। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पर है। बेसिकली इस पर्टिकुलर डे में जो थीम रखी गई है उसमें जो मैन है और जो बॉयज़ हैं उन्हीं को बेसिकली यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि भाई साहब अभी को आप ही कोई हरकत होने से सोसाइटी में रोकनी है। हरकत क्या है? इसको बोलते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये बहुत ही खतरनाक तरीके की एक कुरीति सोसाइटी में आप लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं तो इसको फॉलो करते हैं,
जो कि लड़कियों की गरिमा को बिल्कुल धरती में गिराने का काम ये करता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में छेड़खानी की जाती है, उनको बेसिकली ब्लेड से उसके ऊपर कुछ कट टाइप में यहाँ पर दिए जाते हैं, और ये अलग अलग तरीके से कई टाइप में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इतना दर्दनाक घटना होती है कि लड़की को कई बार यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था, उसमें उस लड़की के द्वारा बोला गया कि पूरी जिंदगी लड़की जो है वो अपने आत्मसम्मान से एक तरीके से ना इतना नीचे गिर जाती है कि वो अपने आप को उठा ही नहीं पाती है अपनी नज़रों में जब वो इस प्रोसीजर से होकर गुजरती है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है यहाँ पर, ये बहुत सारी अफ्रीकन देशों में आप लोगों को देखने को मिलता है। इवन अमेरिका के अंदर में भी, इवन रशिया के अंदर में भी, कहीं कहीं पर हमारे देश के अंदर भी इक्का दुक्का केसेस आप लोगों को आज के डेट में इसके देखने को मिल जाते हैं। आसियान एरिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वुमेन इंपावरमेंट या एक तरीके से यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड भी ये एक टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये एक वायलेशन है ह्यूमन राइट का, यानी कि ये लड़कियां भी एक तरीके से इंसान है, इंसान की तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको ये दर्द दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए 2013 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया, और वहाँ से ठीक आज जो है 20 साल बाद भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आज भी समाज में ये कुरीति देखने को मिल रही है। तो फोकस पूरा यह है कि कैसे इसको रोकना है। तो पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो ये थीम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये भी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिनको आप लोग बोल सकते हो कि इनको पीछे छोड़कर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना है कभी इसके बारे में, तो बताइएगा जरूर। और यहाँ पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कहाँ देखने को मिलती है तो वह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। यहाँ पर पूरा डेटा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों से, अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस पर्टिकुलर गोल से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं जेंडर इक्वलिटी, तो गोल नंबर 5 जो है वो भी यहाँ पर इस तरीके की जो हरकतें हैं कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं उनको दूर करने के बारे में ही यहाँ पर बात करेगा। और देखिए यार, ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर घर में आप लोग बड़े भाई हैं और आपकी छोटी बहन जो है वो पढ़ना चाह रही है या कुछ भी लाइफ में अच्छा करना चाह रही है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसको हमेशा सपोर्ट करें। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिल जाती है कि और कोई नहीं तो कम से कम मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा हुआ है। यही सेम कंडीशन आप लोग लाइफ में अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर एक दूसरे के साथ में है, वो कुछ करना चाह रही है, आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ या किसी भी मुद्दे में यार आप लोगों को देखें, तो ये समाज में यानी कि सोसाइटी में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी हम लोग इन चीज़ों को इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। कहने के लिए होता है कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीज़ें, पर इन रियलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो हर एक पहलू को जीने की कोशिश किया करो। थोड़ा सा अपनी लाइफ को अगर आप लोग इन चीज़ों को ढंग से लेकर चलोगे तो ये प्रोडक्टिव मीनिंग आप लोग की लाइफ में ऐड करते हुए नजर आएंगे। तो चीज़ों को ढंग से लेकर चलो लाइफ में, और उसमें फिर देखना कितना मस्त आता है, जिंदगी जीने में मजा आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग एक प्रोग्रेस के पाथ पर ले जाती हुई नजर आएगी। दोस्तों 3 इडियट मूवी का डायलॉग है कि दोस्त जो है वो फेल हो जाए तो दर्द हो जाए, पर लेकिन दोस्त जो है वो टॉप कर जाए तो और भी ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पर उसका थोड़ा सा अपोजिट में बोलूँगा कि दोस्त जो है वो बेसिकली पास हो जाए तो ठीक है, पर लेकिन दोस्त फेल हो जाए तो दर्द होता है। अभी पाकिस्तान के अंदर में आप लोगों ने बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली, वहाँ पर गुब्बारों के अंदर में गैस भर भर कर लोग घूम रहे थे। ऐसी कंडीशन देखने को मिली कि बिजली जो है वो वहाँ पर बिल्कुल बत्ती गुल हो गई उसकी। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि एक दिन जो है खाना बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, तो हमको चाय खरीदनी बंद कम कर एक तरीके से हो जाएगी। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से श्रीलंका की जस्ट हालत में है, न एक तरीके से श्रीलंका से बस एक स्टेप पीछे बैठा है। जरा सी चीज़ें हिली तो कहानी खराब। अभी यहाँ पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है शहबाज शरीफ, इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई 3rd यूनिट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के कराची के अंदर में। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ गए हैं। तो ये बेसिकली अभी अगर बात करें, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ये किसके तहत चल रहा है? चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत चाइना यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। 2.7 बिलियन का यहाँ पर अभी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डॉलर का ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जो कि 1100 मेगावाट कैपेसिटी का पावर एक तरीके से प्रोवाइड कराएगा।
तो यहां पर ये चीपेस्ट जो है एनर्जी वो जनरेट करता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो इंडिया और इसके जो पड़ोसी हैं उससे रिलेटेड आईआर का इशू आप लोगों का बन जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर में। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, फिलहाल मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं, अगर पाकिस्तान को आप लोग ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के समझ में आएगी। एक एक कर हम लोग देखते हैं। चाइना पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि कोई आप लोगों ने कहा, एक डायलॉग ने बोलते हैं कि खुदा टाइम मेहरबान या खुदा मेहरबान तो खुदा पहलवान, कुछ ऐसा कुछ डायलॉग है मेरे माइंड से निकल गया, कुछ है मतलब, बताइए आप लोगों को याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी रीजन क्या है मैं आप लोगों को पहले वो समझा देता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। चाइना आज की डेट में पाकिस्तान पे इतना मेहरबान क्यों है, वो इसका रीज़न ये है कि चाइना चाहता है कि इंडियन ओशन में उसके पास में एक ऑल्टरनेटिव रूट आ जाए। मतलब क्या इसका मतलब ये कि फिलहाल अगर चाइना को आना होता है तो यहाँ पर उसको मलक्का स्टेट से होकर आना पड़ता है, और यहाँ पर क्या है वो है अंडमान निकोबार, और हमारी आर्मी बैठी रहती है। तो कल को अगर जिस तरीके से चाइना के रिलेशन है पड़ोसी देश के साथ में, इधर वियतनाम ले लो चाहे दूसरे देश से ले लो, चाइना के रिलेशन इतने गंदे हैं उनके साथ में कि कल को चलकर चाइना को यहाँ से रास्ता मिलना बंद हो सकता है। चाइना के ऊपर यहाँ पर उल्टी सीधी अटैक हो सकते हैं, जिस तरीके चाइना का माहौल बना रखा है आसपास के देशों के साथ में। तो इसलिए वो चाइना पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर अच्छे रिलेशन बनाकर ग्वादर पोर्ट डेवलप किया गया, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया, और इसी के चलते यहाँ पर ये एंट्री कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर में, ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पर खोज रहा है। चाइना जो है वो उधर रसिया के साथ में अपनी जो है पाइपलाइन स्टेब्लिश कर रहा है, कल को चलकर अगर कोई दिक्कत न रहे। चाइना जो है वो जमीन के थ्रू सेंट्रल एशिया से होते हुए अपना चाइना जो एक तरीके से वन रोड वन बेल्ट वाला जो इनिशिएटिव है उसके चलते लगभग 35 कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बना रहा है। सबसे खतरनाक चीज बताऊं, चाइना आज के डेट में क्या गेम खेल रहा है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी कि चाइना जो है, चाइना का गुब्बारा यूएसए के ऊपर पहुंच गया, यूएसए के ऊपर पहुंच गया चाइना का गुब्बारा, और चाइना ने बोला ये जो गुब्बारा है ये फिलहाल के टाइम पर इन्वायरमेंट को देखने वाला है, यानी कि एक मीटरोलॉजिकल जो एक डिपार्टमेंट का ये पार्ट है, हमारे कंट्रोल से बाहर होता हुआ वहां पर उड़ता उड़ता पहुंच गया। ठीक है, ये हमारी गलती है, आप लोग बोल सकते हो, हम ये हवा के झोंके से पहुंच गया वहां पर। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है चाइना के द्वारा। तो आप लोगों ने वो नहीं गाना सुना, मुझे एकदम वो गाना याद आ गया, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहती हवा सा था वो तो वही बातें यहाँ पे चली गई। तो यहाँ पर हवा का झोंका आ गया और ये बहते बहते यहाँ पर चला गया। कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन यहाँ पर सीधी सीधी ये बन गई, आप लोग ये समझ सकते हैं सीधा सीधा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ तो ये बात आप लोग ढंग से सुनिएगा, वो चाइना जो टेक्नोलॉजी में यूएसए को टक्कर दे रहा है उसके हाथ से जो है वो गुब्बारा छूट के चला गया यूएसए के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर ढंग से इनको समझोगे। कहीं ना कहीं ये बार बार आकर बैठ जाता है कहाँ पर, एलएसी के पास में। ठीक है, कभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को इसकी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये चेक कर रहा है बार बार कि अगर मैं कुछ हरकतें करता हूँ तो दुनिया का रिएक्शन कैसे आता है, ये वो रिएक्शन नोट करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के अंदर में आप लोगों को पता है, ताइवान के अंदर में जब यहाँ पर यूएसए ने बोला कि भाई साहब अगर यहाँ पर जो बेसिकली उसने चाइना ने बोला अगर यूएसए के लीडर जो है जो नैन्सी पेलोसी नहीं थी वो यहाँ पर ताइवान के अंदर में गई थी तो जाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यूएसए भी पहुंच गया वहां पर चेक करने के लिए, देखते हैं करता क्या, एक बार देखते ना इसको। तो कुछ नहीं किया उसने, बस डरा डरा कर बेसिकली साइड में बैठ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले को चेक करने का भी तरीका होता है कि अगर कल को कुछ होता है तो किस तरीके की रिएक्शन यहां पर निकल कर आ सकती है, तो पहले चेक कर देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे पानी में जाते हैं ना इंसान, वो कहते हैं कि पहले पानी की गहराई नाप लेनी चाहिए अगर तैरना नहीं आता है। ठीक है, वरना डूब जाओगे, बुलक 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 ऐसे बुलबुले की आवाज आएगी निकल कर। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो चाइना ये बार बार करता है और हर एक बार करता है और हर एक एरिया में करता है, अपने पड़ोसी देशों के साथ में तो बखूबी करता है। तो यहां पर जब ये वन रोड वन बेल्ट वन इनिशिएटिव लेकर आया, इसने बोला भाई साहब खुला खुला पैसा है, जिसको चाहिए आओ और बाल्टी भर के ले जाओ। तो इसके चलते बहुत सारे देश आए, दुनिया भर के देश बाल्टी भर भर के ले गए, पर लेकिन पैसा जो है वो सूद समेत निपटाना पड़ेगा। चाइना वो इंसान है जो अपने बाप को भी फ्री में पैसा नहीं दे और तो किसको देगा, ये सूद समेत वसूल कर लेता है। तो ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड की लगभग 4.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में कनेक्ट है, और 30% जो ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो यहीं से निकल कर आती है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 ट्रिलियन का है। 5 ट्रिलियन को अगर समझना चाहते हैं तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो टोटल हमारी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन है। तो हमारी जीडीपी का लगभग 2 गुना आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, हालांकि थोड़ा सा कम है, पर लेकिन हमारी जीडीपी की लगभग डबल तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए चाइना की जो दुनिया में जीडीपी अगर आप लोग देखोगे ना लगभग 17 ट्रिलियन के करीब है। यूएसए की कितनी है,
वो लगभग 23 ट्रिलियन के करीब है। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बना लेंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इसीलिए लोगों के बीच में इतना फेवरेट है। क्यों? क्योंकि उससे दुनिया भर का पैसा उनको मिल रहा है। और उधारी का पैसा किसको पसंद नहीं आता है? उधारी के पैसे में इंसान को ये लगता है कि बस मजा आ रहा है, खर्च करते रहो। पर लेकिन मैंने अक्सर देखा है, गांव में भी कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। उधारी के पैसे देख अक्सर ना जमीनें, लोगों की जमीनें बिक जाती हैं गाँव में। अगर आप लोगों ने चीजें देखी होगी कि उससे इतना उधार ले रखा था, अब उसको इतनी बीघे जमीन देनी पड़ गई उसको। देखिए ना आप लोगों ने कंडीशन। तो उधारी इतनी खतरनाक होती है। उधारी किसी से लेनी नहीं यार जिंदगी में ना, एक गांठ बांध लेना, कुछ भी हो जाए उधारी नहीं लेनी है। हाँ, अगर जान की पर एक तरीके से बाजी आ जाए कि जान जा रहे हैं तो ही लगे कि हाँ किसी से ले लेते हैं, और वो भी ऐसे इंसान से लेना जो लगे कि ये लेने लायक इंसान है। ठीक है, तो ये आप लोग समझिएगा, वरना उधारी की जिंदगी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लैंड और सी रूट यहां पर तैयार कर रहा है ये, एक तरीके से यूरोप के साथ भी कनेक्टिविटी बना रहा है और अफ्रीका के साथ भी कनेक्टिविटी बना रहा है। इसके चलते यहां पर ये पोर्ट बना रहा है, रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, पावर यहां पर एक तरीके से सप्लाई के ऑयल गैस पाइपलाइन, पता नहीं क्या 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 नहीं कर रहा है ये बताओ, सब कुछ कर रहा है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये लेकर चल रहा है एक तरीके से। इन्हें कहने का मतलब ये कि उस कंट्री को या उस एरिया को ये अपने कंट्रोल में ले लेगा इस तरीके से कि कल को चलकर वो चाहकर भी यहां से बच नहीं पाएगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर एक कंपनी है जिसको यहां पर PwC बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर ऑडिट किया गया और उसने बोला कि 250 बिलियन के प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडरवेज हैं या फिर अभी यहां पर चल रहे हैं। और भी आप लोगों को चीज देखने को मिल सकती है, और मैक्सिमम में आप लोगों को एक कंडीशन नजर आएगी, ये डेट ट्रैप्ड में फंसा देते हैं लोगों को। और इसके ऊपर हरियाणा PCS के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका मतलब क्या होता है ये शब्द का मतलब पूछ लिया गया था आप लोगों से। तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले को इतना उधार दे दो कि भाई साहब वो उस उधार का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी तुमसे उधार मांग ले, माने कि वो उसकी कहानी खत्म हो जाए, इतना उधार दे दो सामने वाले को। तो ये ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। और पाकिस्तान ऐसी ही एक कंडीशन में आज के डेट में चाइना के अंडर में फंसता हुआ जा रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसी का पार्ट है चाइना का पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहने के लिए तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए था, पर ये यहाँ पर पहले चाइना का नाम है इसके सामने भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होना क्या चाहिए था, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए था। तो पैसे देकर उसकी जमीन पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहां पर अपना नाम रख लिया। हालांकि पाकिस्तान के इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला था कि भाई साहब पछताओगे, ये प्रोजेक्ट लेओगे तो बड़ा पछताओगे, होने के मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ये बात बोली थी, पर लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। और ये प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में लॉन्च कर दिया गया। मैंने फिर बोला यहाँ पर चाइना का प्रोजेक्ट है यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका ये एक पार्ट है। दुनिया भर में ऐसे इन्वेस्टमेंट करा है जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 3000 किलोमीटर का लंबा ये हाईवे, रोडवे और पाइपलाइन यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। एम सीधा सीधा ये है कि जो चाइना का जो एरिया है, बेसिकली जो जिंगजियान वाला रीजन है, उसको पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से कनेक्ट करके सीधा सीधा इंडियन ओशन में छलांग लगाई जाए। तो ये इसका पूरा पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते इतना सब्सिडी का ये लोन दे रहा है पाकिस्तान को कि भाई साहब लो और मजे करो और उड़ाओ, ठीक है, जब खत्म हो जाए फिर बता देना, फिर बाल्टी भर के ले जाना। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये जो स्टार्ट हो रहा है ये चाइना के उस रीजन से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट के इशू बताए जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे वहां से गायब हो गए चाइना के जिंगजियान वाले रीजन से, और चाइना ये बोलता है कि उनको हमने अभी अच्छे लेवल पर उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए हम लोगों ने काम किया था, इसलिए उनको लेकर गए थे और वो वापस नहीं आया आज तक। जो भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर उस लोकल एरिया में, अपने मेन लोगों को ला लाकर वहां पर बसा दिया चाइना के अंदर में। उस रीजन में जो वहां के लोग थे उनको वहां से हटा हटा कर फेंका गया। ठीक है, उस कम्युनिटी का नाम आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज्यादा न्यूज में वो कम्युनिटी रही थी रिसेंटली अभी, और यूपीएससी मैच करने के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है। देखता हूं कौन कौन बताता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो भी एक तरीके की मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको नवाज तक पढ़ने की उनके वहां पर आजादी नहीं है। तो जो पाकिस्तान अगर हमारे देश में जरा सा कुछ होता है ना, पाकिस्तान तुरंत जो है झंडा लेकर आ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये हो गया वो हो गया। वही पाकिस्तान जो है वो चाइना के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलता है, समझ रहे आप लोग। वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ना, वो जरा सी देर में हमारे मुद्दों पर चिल्लाने लगती है, वही चाइना के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। सारे के सारे चाइना से पैसे खाए हुए बैठे। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हरकतें इनकी देखने को मिलती है। जब हमारा नाम आता है तो इसलिए छाती पीट पीट कर चिल्लाते हैं ये, क्योंकि इनको पता है कि हाँ इसके बारे में बोलेंगे तो एक तरीके से सुना भी जा सकता है। चाइना के बारे में आवाज़ नहीं उठानी है, वरना चाइना जो है उन्हें कहते हैं कि गले में हाथ डालकर हलक में से जबान खींच लेगा चाइना। ठीक है,
मतलब जवान तो नहीं खींचेगा, पैसे खींच लेगा सारे। तो वो सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं कहाँ कहाँ पर ये कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोगों से तो नहीं पूछा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर में अगर कोई ऐसा एग्जाम होता होगा पाकिस्तान सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है, तो इसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। इतने डिटेल में इनके प्रोजेक्ट का एनालिसिस नहीं करना है हम लोग को, अपने काम की चीज़ें हम लोग को देखनी है। अब जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, अभी देखिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान से चाइना चाह क्या रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से यहाँ पर एक अलग लेवल पर खेलना चाह रहा है यहाँ पर। तो पाकिस्तान के अंदर में अगर ये जाता है यहाँ पर, तो पाकिस्तान को फोकस देता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया के लिए कंसर्न हो जाता है। पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि इंडिया के लिए ही कंसर्न है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े कंसर्न है। आप लोग समझोगे नहीं पाकिस्तान के लिए क्या क्या कंसर्न है। अगर ढंग से आप लोग देखोगे, पाकिस्तान के अंदर में रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। यानी कि जिस रीजन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो अच्छा लग रहा है लोगों को, दूसरे रीजन में कहीं पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वहां पर लाइट नहीं है, वहां पर मतलब समझ रहे हो आप लोग, वहां पर किसी को टीके भी नहीं लगे थे कोविड-19 के, ऐसी हालत देखने को मिली थी। तो ये सोचो कि रीजनल इंबैलेंस बहुत बड़ा यहां पर हो जाए, तो बहुत सारे लोग उस एरिया में आकर रहने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान में डेट ट्रैप में फंसता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये पैसा तू ले रहा है, ये पैसा जो उड़ा रहा है, ये कल को वापस भी करना है भाई साहब। ये दहेज नहीं है कि तुम्हें मिल गया फिर में तुम इंजॉय करोगे, ये ऐसा है पैसा जो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पर। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हो। तीसरी जो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, इन्वायरमेंट को ताक पर लगाया जा रहा है, जो भी है उड़ा दो, बस रास्ता बना दो। तो यहाँ पर दबाकर डिफोरेस्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जा रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटलिस्ट छाती पीट पीट कर मर गए, किसी ने नहीं सुना। चौथी जो सबसे खतरनाक चीज देखने को मिल रही है, सोवरेनिटी का खतरा बहुत बड़ा। मतलब चाइना जो है पाकिस्तान की कुछ सुन ही नहीं रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, अपनी मनमाने चला रहा है। कहने के लिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है, पर चाइना खरीद चुका है पाकिस्तान को, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। इसकी वजह से लोकल एरिया में जो कम्युनिटी है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उनको रखना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। अब जब एक कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर रखना पड़ रहा है, वो अपना घर बार छोड़कर, वहां से खेती बाड़ी छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे। अब चाइना थोड़ी ना उनको पैसा देगा कि चलो तुम्हारी कम्युनिटी को भी वहां पर स्टैब्लिश करना है, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा दे देता हूं, क्या कि उनकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे। चाइना बोलेगा इनको उठा के फेंको उधर, ठीक है, हमको बनाना है रास्ता, हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी को बोलते हैं सिक्योरिटी होनी चाहिए, अबे तुम्हारे जो कूदते रहते हैं ना पटाखे फोड़ने वाले, ये घर में बैठे रहने चाहिए, और ना सबको ना चाइनीज बम बांध बांध के उड़ा दूंगा, भले ही वो फटे ना, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह कि वही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, और यही पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें करती है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, डेट ट्रैप्ड हो रहा है, इन्वायरमेंट इम्बैलेंस तो आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल इम्प्लीकेशन और सोवरेनिटी का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये दिक्कत है आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर में। चाइना आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दिक्कतें देखने को तो वैसे मिल रही है, पर चाइना को तो एक रास्ता चाहिए, पर फिर भी सिक्योरिटी कंसर्न है कई सारे चाइनीज वर्कर के लिए। इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, पाकिस्तान के लोगों को तो जॉब तक नहीं दे रहे हैं, अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं वहां पर काम करवाने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग कितनी खतरनाक चीज है। मतलब पाकिस्तान को लेकर ये तो मुझे नेक्स्ट लेवल की चीज देखने को मिली। तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है यहाँ पर, पॉलिटिकल अपोजिशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर चाइना ने बोल दिया इनको ना ठंडे बस्ते में रखो अपोजिशन वालों को, ठीक है, हमको अपना काम कंप्लीट करने दो भाई साहब, ये हमको कोई टेढ़ा नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के बीच में। तो सोवरेनिटी बोलते हैं संप्रभुता, और संप्रभुता बोलते हैं कि इंसान को इस तरह की कंडीशन में लाकर रख दिया कि सामने वाला जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक तरीके से चाइना गुलामी बना रहा है ना, सीधा सीधा बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। हमारा देश जो है इसको लेकर कंसर्न में क्यों है, अगर मैं आप लोगों से अपने देश के बारे में बात करूं तो मैं अपने देश का कंसर्न आप लोगों को समझाता हूं, इससे आप लोगों की समझ में कई सारी चीजें आएंगी। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि ये चाइना का जो रीजन निकल के जा रहा है ना, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भाई साहब ये हमारे रीजन में से निकल के जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, पीओके वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जब हमारे देश से निकल कर जा रहा है तो हमारी सॉवरेनिटी पर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा रीजन है, पाक ऑक्युपाइड एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन जहां से निकल कर जा रहा है। और चाइना ने हमसे कंसल्ट ही नहीं किया और वहां पर डेवलपमेंट कर दिया। बल्कि कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मजा आ रहा है, अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है चाइना, जल्दी हम इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, बना बनाया मिल जाएगा हमको सब कुछ यहाँ पर। ये भी तरीका है, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसा बोले तो अच्छी बात है ना। चाइना को बोलो कि बनाते रहो बेटा, जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन उरी वाला एक पूरा सिस्टम चलाकर, और जैसे यूक्रेन उसने रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, कल को हम भी इसके अपने कंट्रोल में ले लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर याद आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूक्रेन जिस तरीके से अभी यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है वो रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है।
अभी यहां पर जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि ताइवान को जल्दी ही चाइना भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये समझो पाक ऑक्युपाइड एरिया कल को हमारे कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों भाई, जब वो अपना एरिया अपने कंट्रोल में ले सकते हैं तो हमको कौन सी शर्म आ रही है, हम कौन से ससुराल में बैठे हैं कि हम अपना एरिया अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही शानदार तरीके का ये एक बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर कि कल को ये एरिया भी हमारे कंट्रोल में आप लोगों को आता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो मतलब ये हो सकता है अगर ऐसा कुछ आप लोगों को होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें बन रही है ना अभी यहाँ पर ताइवान वाले रीजन को लेकर, तो चाइना और यूएसए में तनातनी चल रही है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होगा कि हमारी सॉवरेनिटी का हट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये हो गया कि चाइना जो है जो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, वो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में एंट्री कर रहा है। तो इंडियन ओशन में अपना एक तरीके से प्रभुत्व स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पर ये दिक्कत की बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाला मुद्दा है वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने वाला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें ये बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यांमार के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर तो हो ही गया, सूडान के अंदर भी, इधर ये हर जगह आप लोगों को, मालदीव के अंदर भी, सिसल्स के अंदर में, ये सारे एरिया बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। यानी कि चाइना जो है इंडियन ओशन के अंदर में अपना डोमिनेंस जो है यानी कि आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो कर चुका है, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट इसने इन देशों के लिए यहाँ पर किया है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट है, ये देश चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। दूसरी साइड में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना की लीडरशिप दिखा रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर यूरोप तक पहुंच रहा है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अभी जो यूएसए है ना उसको भी ये चैलेंज कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, आप लोग बोले कि कम्युनिस्ट दुनिया में फैला कर रहूंगा। आप लोगों को पता है म्यांमार में आज की डेट में जो म्यांमार की मिलिट्री बैठी हुई है वहां पर, वो रसिया और चाइना की सपोर्ट से है। तो एक तो यही लड़ाई चल रही है कि एक साइड में चाइना और रसिया जैसे देश बनेंगे, या फिर यूएसए, फ्रांस, जापान या इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है और रसिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है, अगर ढंग से देखा जाएगा, मतलब एक ढंग से अगर चीजें देखी जाए तो रसिया में फिर भी सही है, पर चाइना में तो कहानी खराब है, ठीक है। पर फिर भी लीडर तो वही फिक्स बैठे हैं ना वहां पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर कल को ये सारी चीजें स्टैब्लिश कर लेता है तो चाइना एक बिग लीडर का रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, जो कि आज की डेट में कर भी रहा है। तो ये सोचने वाली बात यहां पर हो जाती है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक ऐसा गेम क्रिएट कर रहा है दुनिया में कि देखते देखते पूरे दुनिया में अपना इतना इन्वेस्टमेंट फैला दिया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा, और ये इसको निकाल कर ले गया। 2013 में इसने लॉन्च किया था, तो लगभग 10 साल इसको होने वाले हैं प्रोजेक्ट को, मतलब हो रहे हैं। तो इसके चलते इस प्रोजेक्ट की 10th एनिवर्सरी में यहाँ पर ये दुनिया में काफ़ी कुछ अपना वर्चस्व फैला चुके हैं। अब चाइना तो अपना काम कर रहा है, क्या हम लोग भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर चाइना के इस पर्टिकुलर मुद्दे को रोकने के लिए? तो इसके लिए हमारी भी है यहाँ पर डायमंड नेकलेस की, यानी कि उनकी स्ट्रिंग पर्ल है, उनकी तो मोतियों की माला है, हमारी डायमंड का हार है बेसिकली। हमने जापान के साथ में, मंगोलिया के साथ में, ईरान के साथ में यहाँ पर चाबार वाला एरिया, ये याद रखिएगा, ये ओमन के अंदर में, ठीक है, दुकम, ठीक है। इसी के साथ में इजिप्शियन आइलैंड, सिसल्स, इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिंगापुर के अंदर में चेंगी जो पर्टिकुलर पोर्ट हो गया, इंडोनेशिया के अंदर में यहाँ पर शाहबाग पर्टिकुलर ये आप लोगों को पोर्ट देखने को मिलेगा, वियतनाम के अंदर में। तो हम भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे भाई साहब, वही बात है। आप लोगों ने एक वो सुना होगा, अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर न्यूज़ निकल कर आई थी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये बोला था कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के ऊपर बम फेंक दे के हम, मतलब इंडिया के ऊपर बम फेंकेंगे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला, उनको ये बात सुनने में आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला ठीक है, तुम हमारा 15 से 20% एरिया खराब करोगे, अगले ही दिन जो है पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मैप में से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम मारो और उसके बाद में हम तुम्हें बताते हैं कि पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेके कि पाकिस्तान था कहाँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है। तो ऐसी बेतुकी स्टेटमेंट दी जाती है पाकिस्तान की साइड से कई बार। तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर हमारे पड़ोस में और उधर नॉर्थ कोरिया, ये दोनों जो है एक ही तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं कि इन दोनों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है बच्चे नहीं होते बच्चे कि तुमने मुझे रबर नहीं दी तो मैं तुमको ये अपनी पेन नहीं दूंगा, प्लान ढिमकाना, वो सब चीज़ें। ऐसे लेवल पर, ऐसे लीडरशिप के पास में क्या एक रेस्पॉन्सिबल एक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ पर दिमाग फिर जाए और कब क्या हरकतें कर बैठे। चलिए, ये बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्या क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी, हमारी बारे में हम लोगों ने चीज़ें समझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक टूर और वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा।
पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। पाकिस्तान को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो पांचों के पांचों पॉइंट आप लोगों को बताए मैंने। इंडिया को भी क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है वो सारी बातें बताई, और पाकिस्तान में चाइना क्या कर रहा है वो आप लोगों को सारी चीजें बताई दी एक एक कर। पाकिस्तान की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली, बेसिकली चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली पॉलिसी और हमारी डायमंड नेकलेस वाली पॉलिसी भी होगी। क्वेश्चन 2016 में डायरेक्ट पूछ लिया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है मेंशन होता है न्यूज में, वो किसका है? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बताने की जरूरत है? बताओ क्या है इसका आंसर? ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, अब बताओ क्या बोलोगे इसके बारे में। तो अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना ढंग से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है यहाँ पर, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। लॉन्च किया गया था 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो लिंक करता है ग्वादर इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और चाइना साउथ वेस्टर्न जो जिंगजियान वाला रीजन है यहाँ पर। ये 3000 किलोमीटर लंबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो रेलवे, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव? वीडियो को पॉज कर आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब आप लोग खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप लोगों को जब फिर मैं समझाता हूं तो आप लोग उसको समझ पाते हो, तो कि हाँ कहां पर क्या गलती हुई है आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो आंसर क्या है? आंसर यहां पर बी, दो स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां से कहां तक की बात की जा रही है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की बात की जा रही है, ठीक है, जबकि यहां पर साउथ वेस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और यहां पर इसको अपोजिट कर दिया, साउथ वेस्ट चाइना की बात की जा रही, तब ये चाइना नॉर्थ वेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर उल्टी कर दी है, ठीक है, मतलब कि अपोजिट कर दी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और यूपीएससी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे 2014 में यहां पर चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा एंटर किया गया एग्रीमेंट डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो देखो साफ साफ बोला गया कि व्हाट थ्रेट डज दिस पोज फॉर इंडियन सिक्योरिटी, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है आप लोगों को। तो मैंने इंडिया को क्या क्या थ्रेट यहाँ पर है, हमारी सॉवरेनिटी का हीरो है, हमारा एक तरीके धक्का लगेगा, हमारे पड़ोस में आकर बैठ गया, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर हो सकता है। पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो टेररिज्म भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारी कंट्री के लिए, जो कि हमको ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलता जुलता, बोला जा रहा है कि चाइना यूज कर रहा है इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड जो सरप्लस टूल है पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस बनाने के लिए एशिया के अंदर में। ये स्टेटमेंट आप लोगों को डिस्कस करना है। इसी के साथ में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से यहां पर देखते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पर चाइना का जो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है, ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए यहाँ पर आप लोगों को इसको एक तरीके से इंडिया के लिए क्या यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर समझानी है। यानी कि इसको आप लोगों को इंडिया के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कि इस एक तरीके से हमारे पड़ोसी देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो आप लोग समझ सकते हैं टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 3 साल से लगातार यहाँ पर 14, 17 और 18 में क्वेश्चन पूछ चुकी है, टाइम टू टाइम यहाँ पर न्यूज में रहता है। इसको कहते हैं ऐसे टॉपिक तैयार करो कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे वही बता दिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी क्रिएट करा दिया, और आंसर राइटिंग के लिए भी टॉपिक तैयार हो गया। अब कोई डाउट हो तो इसमें बताओ, अगर नहीं डाउट है तो फिर थोड़ा सा मुस्कुराओ, मुस्कुराना हंस दिया करो यार, हंसने से ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। टेंशन लेके किसका भला है ये बताओ, अच्छा है, टेंशन लेने से किसी का भला है, खुश रहा करो। थोड़े से डाउट वगैरह तो पूछ लिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर बता दिया करो कि हाँ सर पसंद आ गया, मजा आ गया, ठीक है। डन लिख दिया करो उसके नीचे कि हाँ डन सर, मजा आ गया, ताकि मुझे पता चलता रहे। देखिए वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद सोचो, जैसे वीडियो देख ली इतने सारे लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक कितने ने करी है, मान लो उनका भी मुझे नाम नहीं पता चल रहा है। अब जो कमेंट कर रहा है उसका नाम बस पता चलता है कि अच्छा ये है। अब पता सोचो कितने सारे लोग हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग फीडबैक दे दिया करो नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ठीक है, डाउट है, समझ में आ गया, जो भी है कुछ लिख दिया करो, ताकि मुझे पता तो चले कि अच्छा आप देख भी रहे हो वरना पता नहीं चलता है क्लास में कौन बैठा है, वरना सामने क्लास में बैठे तो कान वान पकड़ लो जाकर, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं मौका मिल पाता है, ओके तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, डाउट है तो फिर बताना, उसको दूर करा जाएगा, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और बात यार, यहाँ पर जो भी आप लोग क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर आप लोग कहाँ पर दे सकते हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है वीर तालियान के नाम से, ऑफिशियल लिखा होगा, लगभग 78,000 के करीब यहाँ पर SLV फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना आंसर पोस्ट करते हैं। संडे में आप लोगों को मैंने एक निबंध भी दिया था जो कि आप लोगों को लिखना था, और इसके बारे में तो मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था अभी यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो वुमेन को कॉम्बैक्ट रोल में क्या अलाउ करना चाहिए, तो ऐसे भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है।
और एथिक्स का एक क्वेश्चन भी आप लोगों को देता हूं यहाँ पर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछे भी जा चुके हैं, और बाकी आंसर राइटिंग का भी रहता है पूरा पोर्शन। तो ये एसएलवी जो है यहाँ पर जाकर आप लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं आंसर। बहुत सारे बच्चे रेगुलर पोस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो फेसबुक ग्रुप पर भी कई सारे बच्चे अपने आंसर लिखते हैं, वहां पर भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। एक काम करना है, एटलीस्ट 2 जो बच्चे हैं उनके आंसर आप लोग पढ़िए, 2 या 3 आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स नए जानने को मिलेंगे, और इसी के साथ में आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोग अपनी भी चीजें समझ पाओगे कहां कहां पर हम लोगों ने कमी की है और उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो ये आप लोग जरूर देखिए थोड़ा सा, ठीक है। और एसएलवी पीडीएफ पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर शॉर्ट नोट्स और डेली बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, जो एसएलवी पीडीएफ पर जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कितने दिनों से हल्ला हो रखा है इस आर्टिकल का। ये आर्टिकल कई दिनों से लगातार आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। इससे पहले आया था यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के बारे में किरण रिजिजू जी से रिलेटेड। फिर यहाँ पर एक आर्टिकल आया कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज की स्ट्रेंथ है वो 27 से बढ़कर 32 हो गई है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, आखिर कोलिजियम सिस्टम वाला क्या इशू है, और इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या पूरा पैटर्न देखने को मिला है, कैसे यहाँ पर आज तक ये चीजें निकल कर आई है, तो बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको देखने के बाद में नहीं रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या है कोलिजियम सिस्टम, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर में जो जुडिशरी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हमारी कंट्री में जो जुडिशरी वाला पोर्शन है वो आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिटरी टाइप में हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऐसे हमारी कंट्री में जो एक तरीके से प्रोविजन है संविधान के हिसाब से, कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। आज का पूरा फोकस हमारा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ओरिजिनली अगर आप लोग बात करें हमारा संविधान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर टोटल मिलाकर 7 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 7 जज थे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे। यानी कि जब हमारे देश में चीजें स्टार्ट की गई उस टाइम पर 8 जज थे 1950 में, 11 जज यानी कि 3 और ऐड कर दिए 1956 में, फिर यहां पर 14 जज हो गए 1960 में, फिर 18 जज हो गए 1900। यहां पर याद रखेगा ये कई बार मैच करने के लिए आता है, अभी कई बार वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1978 में रिसेंट वाला जरूर याद रखना, फिर 26 हो गए यहाँ पर 1986 में, 31 जज हो गए 2009 में, और 34 जज हैं आज की डेट में 2019 में यहां पर इनको बढ़ाकर 34 जज कर दिया गया था। तो यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की वो 34 जज हैं, और इन 34 जज में 33 तो जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मिलाकर 34 की स्ट्रेंथ यहां पर हो जाती है। आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को बताना है। बाकी कोलिजियम का सिस्टम क्या है मैं अभी आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ताकि कोई भी माइंड में आप लोगों के इसको लेकर डाउट न रहे। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, और फिर क्वेश्चन भी आखिरी में डिस्कस करूंगा, तो कोई भी माइंड में डाउट लेकर नहीं चलना है, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी कंट्री में आप लोगों को एक काफी शानदार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान का काम बांट दिया, ठीक है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा एक इंसान जो है उसको लगा दो, ठीक है, तुम झाड़ू लगाना, ठीक है, एक को लगा दो कि तुमको बर्तन धुलने हैं, एक को लगा देना है कि तुमको जो है खाना वाना बनाना है। तो इस तरीके से सबका काम हो गया सेपरेट, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसमें ये होती है कि हर एक इंसान जो है वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे पूछा जाएगा क्यों भाई झाड़ू क्यों नहीं लगी, क्यों भाई बर्तन क्यों नहीं धुले, क्यों भाई यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया, ये तो तुमने अच्छा बनाना था, टाइम पास कर दिया। तो ये सारी चीजें बताने के ये कैपेबल होंगे और इनसे पूछा जाएगा तो आंसर भी देना होगा। सेम बात लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है जो कानून इसने बनाए हैं, और जो जुडिशरी है वो देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो घपला किया गया है कानून बनाने में और इंप्लीमेंट करने में क्या वो संविधान के हिसाब से है। अगर हाँ तो ठीक है, इसका भी ठप्पा लग जाता है जुडिशरी का भी, और जाओ भैया मजे करो। पर लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी फिर जो है दोनों के इनको उठक बैठक कराती है और मुर्गा बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ में।
इसी तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, जब जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये दोनों रोल प्ले करती है, यानी कि कानून बनाने का भी और कानून को इंप्लीमेंट करने का भी। तो यहाँ पर जब जब यहाँ पर हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर रही है, तब तब हमारे देश में जो जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, ठीक है जो चल रहा है अपना काम करते रहते हैं। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है, तब तब जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल आप लोगों को नजर आएगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर हिस्ट्री का पैटर्न आप लोग समझोगे। इसीलिए जो जो भी रिवोल्यूशनरी अगर कोई डेवलपमेंट लेकर आया गया है यहाँ पर, खासकर जुडिशरी के अंदर में, वो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी सस्ती रही है, यानी कि थोड़ी सी दब कर रही है। तो एक यहाँ पर बात करते हैं अभी क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमारा देश जो है वो 1947 में आज़ाद होता है और 1947 के बाद में जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद से हमारे संविधान के हिसाब से अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर में भी। तो 1950 से लेके 1973 तक का जो कॉन्सेप्ट रहता है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करती थी, और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जो यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये प्रोसीजर चल रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो बड़े ही आसानी से ये प्रथा चली हुई आ रही थी, पर लेकिन इस प्रथा को वो नहीं कहते कि एक तरीके से नज़र लग जाती है, या इसके ऊपर वो नहीं ग्रहण के बादल जो है वो मंडराने लगते हैं, जब हमारे देश में बात आती है 1973 के अंदर में। 1973 में क्या होता है, ये काम जो है वो थोड़ा सा सदमे में आ जाता है कि सीनियर मोस्ट इंसान को न बनाकर जज, किसी एक उसके जूनियर इंसान को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब यहाँ से जो होती है वो होती है खटपट स्टार्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल जाती है, क्योंकि जुडिशरी तो यही चाहेगी जो सीनियर इंसान है वही पोस्ट पर जाकर बैठे। तो फिर यहाँ से ये खटपट जब स्टार्ट होती है, तो ये खटपट के चलते चलते आगे चलकर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो कि 1981 में केस आता है निकलकर, और उसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस में क्या बात निकल कर आती है, इसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर एक तरीके से काम करेगा, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहाँ पर जब यहाँ पर चीज़ें कुछ भी होंगी ना, कोई किसी को अपॉइंट करना है जो भी करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। यानी कि प्राइमेसी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी गई जुडिशल अपॉइंटमेंट के अंदर में और ट्रांसफर के अंदर में। तो ये यहाँ पर बेसिकली पावर देगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो सबसे पावरफुल पोस्ट यहाँ से एक तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो भी होगा वो काम यहाँ पर ये करेंगे। ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये चलता है कब तक का, ये चलता है 1993 तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग 12 साल आप लोगों यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट उसी तरीके से चलती रहती हैं। पर लेकिन 12 साल बाद फिर से यहाँ पर एक केस आता है जिसको बोलते हैं सेकंड जज केस। अब सेकंड जज केस में यहाँ पर ये बोला गया कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके साथ में कुछ लोगों को लगा दिया जाए और वो लोग जो है वो यहाँ पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि अकेले पर्सन न रहकर कुछ और लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए जाएं। आप लोग ये बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो कोलेजियम सिस्टम आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, वो कोलेजियम सिस्टम का जो जन्म है वो यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहे उसी के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज और जोड़ दिए, और ये बोला गया कि अब ये जो भी इंसान को बोलेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट होना है उसको अलाउ किया जाएगा, उस इंसान को बेसिकली यहाँ पर ही अपॉइंट किया जाएगा। ये यहाँ पर एक तरीके से इनको पावर दे दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, इस फर्स्ट जज का जो केस था उसमें यह था कि अगर गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये लगता है
कि इसको सही नहीं ठहराया गया, जिसको अपॉइंट करने की बात की जा रही है कोई गड़बड़ है, तो वो यहां पर इसको नकार सकते थे। कब तक? 1981 से 1993 तक का, यानी कि 12 साल तक यहां पर जो पावर रही वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में रही। वो यहां पर चाहे तो किसी को मना कर सकते थे, अगर उनको लगता कि कोई ठोस रीजन है इसको मना करने का, तो उनके पास में ये पावर दे रखी थी। यानी कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किसकी होनी है वो पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ गई 1993 तक का। पर लेकिन जुडिशरी को ये चीजें समझ में आने लगी कि यार ये पंगा बड़ा भारी पड़ रहा है, और ये चीजें अगर ऐसी चलती रही तो लोगों का जस्टिस पे से विश्वास उठना जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम करेंगे, और खुद उन्होंने यहां पर एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज अगर यहां पर बेसिकली रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को, तो ये रिकमेंडेशन सरकार को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकेले अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, एक ग्रुप बन गया 3 लोगों का, और वो यहां पर रिकमेंडेशन देंगे और वो यहां पर ये बेसिकली इनको माननी पड़ेगी। तो ये बातें यहां से निकल कर आने लगी। यहां से आगे चलकर फिर एक और काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसी प्रोसीजर के अंदर में, और वो डेवलपमेंट हुआ 1998 के अंदर में। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड जज केस। तो ये काफी बेहतरीन केस है अपने आप में। थर्ड जज केस में जो ये यहां पर 3 मेंबर की बॉडी थी, इसको हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी जो है वो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर बन गई। कोलेजियम अब 5 मेंबर का हो गया, जो कि यहां पर एक तरीके से डिसीजन देने लगे। और एक तरीके से आप लोगों को पता है अब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसके बेसिस पर, ताकि और ज्यादा एक्यूरेटली डिसीजन लिया जा सके। एक और आर्टिकल आप लोगों को पता रखना है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल 143, यानी कि बोलते हैं ना नॉर्मली आई लव यू। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो यहां पर कोलेजियन सिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर जो सजेशन देना होगा तो वो भी आसानी से यहां पर प्रेसिडेंट को अब दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा, ताकि सही से चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया। तब से लेके आज तक का हम लोग जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो यहां इसी पैटर्न में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में या इनसे रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर कोर्ट के बारे में क्या हमारे संविधान के अंदर लिखी है? जी हां, आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आर्टिकल 217 ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो ये कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो उसका एक ओवरव्यू दे रखा है। पर लेकिन इतनी गहराई में जाकर नहीं उन्होंने किया था काम, क्योंकि अगर इतनी गहराई में जाकर बातें करते तो पूरी एक संविधान की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती। पर लेकिन उन्होंने काम किसको सौंप दिया? पार्लियामेंट को सौंप दिया कि भाई साहब आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चीजों को देख लेना। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी पैटर्न में यहां पर जो ये सिस्टम चला 1973 तक का, कुछ बातें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे ही चलने देते हैं। जैसे कि घर में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। ये किसी संविधान में थोड़ा ना लिखा है, वो हमारी रेस्पेक्ट है, हमारा प्यार है। चाहे तो उसको बहुत सारे लोग जो है अपने मम्मी पापा पे मतलब एक तरीके से, यानी कई ऐसे भी बदतमीज इंसान है जो मतलब, अभी कुछ दिनों पहले एक मेल पढ़ा था, एक फादर का मेल आया, ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कैसे करूं। मतलब मुझे यार वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा, ऐसी कंडीशन वहाँ पर मुझे देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो हैं आज के टाइम में मेरी एक नहीं मानते हैं, और मेरा बच्चा जो है वो फिलहाल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और शराब पीने लगा है, और मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। मुझे इतना इरिटेटिंग फील हुआ अंदर से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर फिर मैंने बात की उनसे, तो कुछ बातें हुई जो भी डिस्कस की हमने, तो वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम लोगों को मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट ही करनी है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए जिंदगी जो है इतनी दांव पर लगा दी है। तो ये एक तरीके से आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उनका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आप लोग इस दुनिया में आए हो, उनकी वजह से आप लोगों का अस्तित्व है, आप लोग उनकी वजह से पैदा हुए हो। अगर वो नहीं होते तो आप लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो इसके चलते ये एक नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप भले ही कैसे क्यों ना हो, आप लोगों को उनकी रेस्पेक्ट करनी है और उनकी देख रेख करनी है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है पर लेकिन करते हैं। तो वही कुछ ऐसी कन्वेक्शन बन जाती हैं, कुछ ऐसी एक तरीके से एक कुछ पैटर्न सेट हो जाते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है, पर कहीं लिखा हुआ नहीं था वो, तो इसलिए 1973 में उसको उठा के साइड में कर दिया। पर जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो वो खामियाजा फिर कोलिजियम सिस्टम के तौर पर भुगतना पड़ा। अब आज की डेट में जो भी जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, इसी कोलिजियम सिस्टम की वजह से वो अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को होती नजर आती है। अब यहां पर ये बात आ गई कि यार ये कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का जरा सा भी रोल नहीं है और कभी भी यहां पर अपने हिसाब से काम करते हैं, तो इसकी वजह से इनको दिक्कत होने लगी कि सरकार जो है वो कुछ रोल ही प्ले नहीं अपना कर पा रही है। तो उसके चलते वो दिक्कत में आते आते उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लेकर आए 2014 में, और उसको बोला इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से आप लोग समझ सकते हैं NJAC, ये बोलकर लेकर इसको आया गया कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। कोलिजियम सिस्टम ने जो पैटर्न यहां पर सेट किया है वो सही नहीं है, यहां पर सारा काम जुडिशरी के हाथ में यहां पर चला गया है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है। कोलिजियम सिस्टम पर नेपोटिज्म के भी यहां पर आरोप लगे कि जज के बेटे ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके मतलब कोई ना कोई सगा संबंधी आगे चलकर जज बन रहा है। तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए कि ये काम कैसे कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, अंदर किस बेसिस पर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो मनमानी चल रही है यार यहाँ पर, तो उसमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले होते हैं, कोलिजियम सिस्टम में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बार बार आरोप लगाए, अभी भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पर भी आरोप लगाती है इसके ऊपर। तो इसी के चलते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया 2014 में, और इसके चलते 99 यानी कि संविधान में 99वां संशोधन किया गया कि ऐसा हम लोग एक सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने बना दिया सिस्टम, अब क्या करेंगे, ये सिस्टम यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा यहां पर हमारी कंट्री में जुडिशरी के अंदर में। पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट भी पास हो गया। अब इंप्लीमेंटेशन करने की जब इसको बारी आई और यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो यहां पर केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर में। इसके अंदर क्या था, 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, और उन 6 लोगों के ग्रुप के अंदर में यहां पर 3 जो लोग होंगे वो तो होंगे यहां पर कोर्ट के, और 3 जो लोग होंगे वो होंगे यहां पर बेसिकली सरकार के। तो ये जो 6 लोग होंगे ये यहां पर कंपोजिशन होगी जो कि रिकमेंड करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे। तो 6 लोगों का जो यहां पर सिस्टम हो गया। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात करेंगे, पर लेकिन यहां पर NJC नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर यहां पर 2 मेंबर जो है वो एग्री, एक तरीके से एग्री ना हो, तो वहां पर वीटो की भी पावर एक तरीके से यहां पर दी गई। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें यहां पर सरकार और जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करेगी। अब यहां पर जब ये देखा गया कि यार ये तो अपॉइंटमेंट में हमारे सर पर आकर बैठ गए, तो इनके द्वारा केशवानंद भारती का केस था 1973 का, जिसको मैं टाइगर केस बोलता हूं। टाइगर केस क्यों, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट भी हमारी कंट्री में 1973 में ही आया था, इसीलिए इसको कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। वो पर्टिकुलर केस में बड़ी ही प्यारी बात यहां पर यह बोली गई कि हमारे संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ये केस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर में पूरा डिटेल में चैप्टर ले रखा है मैंने, जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाकर एक बार देख लेना। ये आप लोगों के घर की बाउंड्री है, घर की बाउंड्री के अंदर में आप लोगों ने यहां पर कमरा बना रखा है, ये स्टडी रूम है, यहां पर ये कोई आप लोगों का टीवी वाला रूम हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों ने यहाँ पर इसके पीछे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रखी है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह किचन वगैरह बना ली, तो ये आप लोगों के घर की स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें यहाँ पर टेबल लगाकर आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ और करना है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक तरीके से ना कुछ बेड वगैरह रखना है, जो भी आप लोगों को मतलब करें, कुछ भी मन अपना घर में आप लोग कर सकते हैं। कल को मन कर गया टेबल यहाँ पर लगानी है पढ़ाई की, यहाँ पर सोने का बेड ले लगाना है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। पर ये नहीं कि मुन्ना भाई MBBS वाला ए सर्किट इस दीवार को खिसका के अगले वाला रूम जो है अंदर ले लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो बोलता है ना कि भाई इसमें कैसे रहोगे, ऐसा करते हैं बाजू वाला रूम अंदर ले लेते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। यानी कि इस घर के अंदर जो बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल रही है, उस बाउंड्री को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। अंदर में कुछ प्रोडक्ट कहीं रखा है वो आप लोग कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग बोलो गार्डन की जगह रूम और रूम की जगह गार्डन कर देंगे, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो यही बात बोली गया
केशवानंद भारती केस जो आया 1973 में, कि एक हद तक ही यहाँ पर जुडिशरी जो है, जो एक हद तक ही यहाँ पर जो सरकार है वो अमेंडमेंट कर सकती है, बाकी चेक करेगी जुडिशरी की कैसा उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर, उसको हनन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जुडिशरी खेल गई। जज भाई साहब बिल्कुल चतुर प्राणी होते हैं, वो खेल गए। उन्होंने बोला कि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम करते रहो, बेशक आराम से करते रहो, हम बस देख रहे हैं तुमको, पर जब चेक करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि तुमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। यानी कि उनको ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने बताया कि केस टू केस हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले तुम्हारा केस देखेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, फिर बोलेंगे कि तुमने सही किया है या फिर गलत किया है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग पूछो मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बोले कि तुम जो है एक दायरे में रहना है, ये दायरे से बाहर नहीं जाना है, यानी कि इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम सोना है, इतने टाइम खाना है, अगर दायरे से बाहर गए तो फिर हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि मम्मी पापा दायरा तो बता दो, कि दायरा हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, तुम काम करते रहो, जहां जहां तुम दायरे से बाहर जाओगे वहां वहां तुमको चांटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ में इनके द्वारा गेम खेला गया। तो इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा बोल दिया गया एनजेएसी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंसी का एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाता है तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरीके से हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। यानी कि बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन का मतलब है कि इंटरफियरेंस हो रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तब से लेके अब तक का गवर्नमेंट को जो है वो चीज फील होती है कि यार हमने जद्दोजहद करके एक कानून बनाया और वो कानून जो है इन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। इसीलिए तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट पर रोक लग गई, प्रॉपर जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिले कि पेंडिंग में डाल दिया सरकार के पास में। अगर जो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम जजों को अपॉइंट करने के लिए भेजता है तो सरकार अगर उसको होल्ड पर डाल सकती है तो वो होल्ड पर डाल सकती है, उसके ऊपर कोई जजमेंट ही न ले। पर उन्होंने जजमेंट ले लिया, वापस भेज दिया, तो फिर से उन्होंने वापस भेज दिया कोलिजियम सिस्टम ने, तो फिर सरकार को आगे उसको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर होगी उन्होंने डिसीजन लेने ही बंद कर दिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जज जो है वो वेटिंग में पड़े रहे। बाकी उन्होंने आगे चलकर अपना नाम वापस ले लिया जजेस ने कि यार ये तो आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो जुडिशरी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसी जो है आप लोगों ने देखा होगा खाली जाने लगी, बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो एक काफी खतरनाक एक माहौल बनना देश के अंदर में स्टार्ट हो गया इन सब रीजन की वजह से। तो ये अभी यहां पर फिर से उसी कोलिजियम सिस्टम को रिवाइव करने की बात की जा रही है। ठीक है तो यानी कि फिर से वही सिस्टम लाने की बात की जा रही है, आरोप लगा लगाकर कि ये जो सिस्टम है ये ही काम करेगा तो ही जुडिशरी की ढंग से एक तरीके से काम करेगी, वरना जुडिशरी के अंदर में नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है, करप्शन देखने को मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये है पूरा सिस्टम, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को समझा दी, कहां से चीजें चली, कहां पर पहुंची, अब क्या चल रहा है, कौन कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई हैं, इसी के साथ में एनजेएसी कैसे कैसे आया, कौन कौन उसके अंदर पार्ट है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक बात आप लोगों को डिटेल में बता दी, सारी कहानी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी कहानी मेरी जुबानी। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये उस टाइम पर भी कि इसके ऊपर 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं पढ़ाई है, पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी आप लोगों को पता है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग ए वॉयलेशन, वॉयलेट कर दिया गया, वॉयलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है, सारी की सारी बातें। यह 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखिएगा, ये 44th नहीं था, 39th अमेंडमेंट यहां पर लाया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू में अगर रखा जाए तो पता चला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, उनको हटा दिया, बेइज्जती होगी, तो जुडिशरी के अंदर से ही उसको बाहर निकाल लिया। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पर लेकर आया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आप लोग की गलत हो गई, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आप लोग का बी हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बना है यूपीएससी के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया जाए तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया एनजेएसी
प्रपोज टू चेंज द कोलिजन सिस्टम, यानी कि एनजीएसी लाया गया कोलिजन सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसके अंदर 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। तो आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। आप इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर बताता हूँ क्या आंसर। कर लिया अटेम्प्ट? गलत कर दिया ना? सी बता रहे हैं ना सारे के सारे? बोलो सी बोल रहे हो ना? पक्का पक्का सी बता रहे हो ना? इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब सस्ती सस्ती स्टेटमेंट डाली जाएंगी ना, उस टाइम पर पता है क्या होगा? उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे नहीं खेला जाएगा, आप लोगों को लगेगा वाह यार क्या आसान क्वेश्चन आ गया, अरे सारे के सारे पता है यार, पढ़ा रखा है सब कुछ है, पर लेकिन यहाँ पर खेल जाएगा एग्जामिनर आप लोगों के साथ में। तो आंसर डी हो गया। आप लोग बोलोगे बिल्कुल पता था भाई साहब, वो तो 100% सही क्वेश्चन है, पर लेकिन जब आकर देखोगे उत्तरी उन्हें कहता है ये अत्तरी वही रेते में रल गई, ठीक है। लोकल डायलॉग बोला जाता है कि जो मेहनत की थी सारी बर्बाद हो गई। 2017 में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए पूछ लिया आप लोगों से। यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामाइन करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 का रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो पूरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पूछ लिया। तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा अब आप लोग आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है टॉपिक को तैयार करने का तरीका। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर किया जाएगा। और बाकी बताना कि जो भी आप लोगों को समझ में आया या फिर जो भी है अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करके चलना है। फीडबैक जरूर देना, ओके दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से कवर करूंगा। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किए थे। ये भी रेगुलर हिंदू न्यूज़पेपर में कई बार रिसेंटली अभी देखने को मिला। जो हमारी नदियां हैं उनको समुद्र के साथ में कनेक्ट करते हुए सब देखते हैं, उनको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उसके साथ में ये टॉपिक आप लोग कवर यहाँ पर कर सकते हैं। भारत प्रवाह ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके चलते हम लोग अपने देश में एक ढांचागत विकास कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है भारत प्रवाह के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपनी जो शिपिंग वाला एरिया है, रिवर, सी या जो लोग हैं सही से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में हम लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं उसका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग अपना जो मैरीन सेक्टर है उसको सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और एरिया में लोगों को जॉब भी मिलेगी और सही तरीके से हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो इसके अंदर टोटल मिलाकर कई सारी थीम है, जैसे रिवर एंड सी सेंट्रिक डेवलपमेंट इन इंडिया, और हिस्टोरिकल लेंस से यहाँ पर चीज़ों को देखना है। सी, रिवर, पोर्ट, शिपिंग और जो फोक कल्चर है, लिटरेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्ट एंड शिपिंग इन द पॉपुलर कल्चर, रोल ऑफ शिपिंग एंड द पोर्ट इन इंडियन डेवलपमेंट इन लास्ट 30 ईयर, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट, इंडियन वाटरवेज, इसी के साथ में जो आर्टरीज ऑफ ग्रोथ एंड द रोल एंड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री मैनेजमेंट चैलेंज एंड द पॉलिसीज। आप लोग देखोगे हिस्ट्री के बारे में बात करी, कल्चर के बारे में बात करी, लास्ट 30 ईयर में क्या डेवलपमेंट रहा, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करी। तो ये थीम का बेसिक मतलब क्या होता है? थीम का मतलब ये होता है कि इन एरिया पर हम लोग फोकस देने वाले हैं, यानी कि ये एरिया ऐसे हैं जिनको पीछे नहीं छोड़ना है, इनको हम लोग को साथ में लेकर चलना है। आज की डेट में हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि कहीं ना कहीं अपने पैरों पर अब चल नहीं रहा है, दौड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी बढ़ने वाली इकोनॉमी है हमारा देश, उसमें आप लोग को टॉप पर नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पर। दुनिया ये बोल रही है कि अगर अंधेरा होने लगा तो भाई साहब इंडिया जो है उसकी टॉर्च जो है वो हमको रास्ता दिखाएगी। तो वी आर द टॉर्च बियरर। आज की डेट में डूबते हुई दुनिया को हम लोग रास्ता दिखाने वाले बन गए, और गवर्नमेंट जैसे अपनी पॉलिसी लेकर चल रही है तो उससे एक डेवलपमेंट की राह भी हम लोगों को नजर आ रही है। ऑल पोर्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं मास्टर प्लान के लिए, क्योंकि जब 2047 में हम लोग अपने देश की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस टाइम पर किसी और के कंधों पर हम लोग अपनी बैसाखी रखकर न चलें, अपने पैरों पर दौड़ें। तो यही बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे देश में टोटल मिलाकर 12 पोर्ट हैं जो हैं आज की डेट में मेजर, और 13वां पोर्ट भी लगभग डेवलप हो चुका है। तो मेजर पोर्ट आज की डेट में 13 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके नाम भी कई बार पूछ ले आते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर में ये इतना फेवरेट क्वेश्चन रहा पिछले कुछ सालों में, जो कई बार पूछा गया ठीक है क्या। तो कई सारे एग्जाम जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें कई बार आप लोगों से पूछाते हैं। सीडीएस के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और आगे भी मैच करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो कांदला, मुंबई, जिसके साथ में जेएनपी जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, पणजी, मोरेगांव, इसके साथ में मैंगलोर, कोच्चि, तुतिकोरिन,
नेक्स्ट यहाँ पर चेन्नई, इन्नूर, विशाखापत्तनम, इसी के साथ में पैरादीप और कोलकाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर जो कि आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती होगी कि मेजर पोर्ट और जो माइनर पोर्ट होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मेजर पोर्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि उनकी सारी जो भी कंडीशंस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर जो माइनर पोर्ट होते हैं वो छोटे पोर्ट, उनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पर रखा जाता है। तो ये पैटर्न आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें जो भी हमारे देश से बाहर सामान लाया और ले जाया जाता है, 75% जो इंडिया का ट्रांसशिपमेंट जो कार्गो आप लोगों को देखने को मिलता है वो पोर्ट के थ्रू होता है। आउटसाइड अगर चीजें जो जाती हैं आती हैं उसके बारे में अगर बात करें हम आज की डेट में, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कोलंबिया, सिंगापुर और इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे पोर्ट हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपना सामान लाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो पोर्ट हैं वो इतने डेवलप नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े जो यहाँ पर एक तरीके से कंटेनर हैं वो अपने देश में यहाँ पर उतार सकें। तो हम लोग इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे हम लोग डायरेक्ट कहीं से भी अगर माल लेकर आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि पहले श्रीलंका में उसको उतार रहे हैं और फिर छोटे छोटे जहाज में भरकर अपने देश में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हम लोग इसी पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करें। वर्ल्ड ट्रेड में लगभग 2% जो है आप लोग बोल सकते हैं इंडिया जो है वो एक तरीके से काफी एक लो रोल प्ले कर रहा है। हम लोग बड़ा रोल यहाँ पर चाहते हैं आने वाले टाइम में। इससे क्या होगा, अगर हम अपने देश में चीजें डेवलप कर पाते हैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में बात करें तो हमारी रैंक जो है वो 44 है, तो हम लोग इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर सामान लाना और ले जाना आसान नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसके ऊपर काम करने के लिए हम लोग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। और उसी के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा जिसका नाम है भारत प्रवाह, और इसी में यहाँ पर थीम रखकर ये पैटर्न आप लोगों को नजर आता है। तो जो कोस्टल एरिया है हमारे देश का, आप लोगों को पता है लगभग 7,500 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी कोस्टल एरिया की, जिसमें टोटल मिलाकर 9 राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सोचो अगर पोर्ट डेवलप हो जाते हैं, उनके साथ में हम लोग रेलवे ट्रैक कनेक्ट अपना कर पाते हैं या रोडवेज अपना कनेक्ट कर पाते हैं, तो कितनी शानदार तरीके की कनेक्टिविटी इंटरनल एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सामान लाए फटाफट भरकर वहां पर ले गए। तो ये पैटर्न हम लोग यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एक सिस्टम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने भारत प्रवाह के बारे में। बोला गया कि यहाँ पर ये जो है पर्टिकुलर एक यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अगर इस तरीके से बात करें, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे स्टेक होल्डर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी में बात की जा रही है कि इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में यूज करेंगे, और विजन ये है कि शिपिंग, रिवर, लोग और सी वगैरह सबको हम लोग सही तरीके से लेकर चलें, अलग अलग स्टेक होल्डर को एक साथ में लेकर आए। इसी के साथ में जो एक तरीके से हाईलाइट रहती है कि चैलेंज और जो भी यहाँ पर पॉलिसीज इशू हैं कैसे उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर डी हो गया, क्योंकि दोनों की दोनों करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ में बात करें, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर ऑल पोर्ट को यहाँ पर एक तरीके से सही तरीके से लेकर चलना चाह रही है मेगा पोर्ट की कैटेगरी में 2047 तक। 3/4 जो है इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो हैंडल किया जाता है पोर्ट आउटसाइड इंडिया। समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि बाहर हम लोग चीजें लाते हैं और फिर अपने देश में लेकर आते हैं। इंडिया जो है वो शेयर इन द वर्ल्ड लेस देन 1/10 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इंडिया जो है वो 44th पोजीशन पर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है 2, 3, ऑल या फिर नन। तो सही आंसर क्या अगर पूछ रहे तो सही आंसर यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये कंडीशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है कि हमारी सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है दुनिया में, तो उसको हम लोग सही लेवल पर लेकर चलने की बात कर रहे हैं ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो यही बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसके मामले में नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो टॉपिक तैयार, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। और बाकी भारत प्रवाह क्या है तो कम से कम एटलीस्ट ये तो याद रखना कि किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे गोलमोल मत हो जाना। ओके, तो बताइए, कोई भी डाउट हो तो पूछना। हवा एक ऐसी चीज है जो कि इंसान की जिंदगी में से अगर हटा दी जाए तो उसकी हवा निकल जाएगी, यानी कि इंसान जो है वो जिंदा नहीं बचेगा। और अगर वो हवा पोल्यूटेड हो जाए तो सोचो कि इंसान जो है फिर भी क्या जिंदा बचेगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक आर्टिकल है। खासकर जब सर्दियों के बारे में बात करते हैं तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है और बहुत सारे आर्टिकल उसके बारे में छापे जाते हैं। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों से यूपीएससी में पूछा गया था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर और एडजॉइनिंग एरिया जो भी है,
तो वहां पर एयर क्वालिटी के ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल के टाइम पर बहुत सारे लोग भी समझदार हो गए। एक टाइम ऐसा था कि लोग जो हैं बड़े लापरवाह रहते थे, तो जब चीज़ें देखते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती है। अगर बात करें यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी और मैनेजमेंट के बारे में, तो ये एयर की क्वालिटी कैसी है एनसीआर में और उसके आसपास वाले एरिया में, तो उसको देखकर ये एक तो कोऑर्डिनेट करता है कैसे हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं, और अगर कुछ पता चल जाए तो कैसे हम लोग एयर की क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये नेशनल कैपिटल रीजन और जिसके आसपास वाले एरिया में एक एक्ट बनाकर लेकर आया गया 2021 में। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से पूछ ले कि ये जब लेकर आया गया तो इसने किसको रिप्लेस किया। तो यहाँ पर याद रखेगा इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑथोरिटी यानी कि EPCA को रिप्लेस कर यहाँ पर ये बनाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, तो बड़ी ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है आप लोगों इसको लिए। बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग को पोल्यूशन को कम करना है और कैसे चीज़ों को इंप्रूव करना है, तो ये इसका बेसिक पर्पज है। और पोल्यूशन हर जगह देखने को मिलता है, आज के दिन में शहर और गांव वाली बातें नहीं रही, हर जगह कहीं ना कहीं बढ़ता है। बस ये कि थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है अगर गाँव में जाओगे तो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के अच्छे बन जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आर्टिकल कवर किया गया और पेरिस क्लब के बारे में बात की जा रही है। पेरिस कहाँ पर है? लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, फिर भी यार सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। तो पेरिस क्लब जो है उसके बारे में अगर बात करें तो उसने अभी बोला है कि IMF जो श्रीलंका की हेल्प कर रहा है अपनी उधारी से बाहर निकलने में, तो उसने कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियल एश्योरेंस देने की बात की गई है। यानी कैसे नहीं, जैसे दोस्त होते हैं तो कि हाँ चल टेंशन मत लेना, मेरे पास में है, नहीं पैसे घर भूल गया यार, कोई बात नहीं, और मेरे पास है, तेरे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। ठीक है, जब खत्म होंगे तो उधार भी तेरे से ही लूंगा, टेंशन मत लेना। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये बन जाता है। कैसे, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। श्रीलंका की खस्ता हालत है पिछले कुछ दिनों से, आप लोगों को पता है, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। श्रीलंका को पैसा चाहिए अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए, तो यहाँ पर श्रीलंका के जो लीडर हैं वो दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे कि भाई साहब दुनिया आओ हमारे साथ में, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये बोलो कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो देश सामने निकल कर आया वो कौन है बताइए? भाई साहब बड़े दिल वाले हम ही हैं। तो हम सबसे पहले यार हमने बोला IMF को कि टेंशन मत लेना, श्रीलंका के बारे में हम एश्योरेंस देते हैं कि श्रीलंका डूबेगा नहीं, हम डूबने नहीं देंगे इसको। ठीक है, यानी कि जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, चाहे जितने। तो वही वाली बात आ गई यहाँ पर। सबसे बड़ी बात क्या है, अब जो पेरिस क्लब है उसने भी बोला है कि हम लोग एड यानी कि एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे श्रीलंका को, ताकि श्रीलंका की जो उधारी है उसको थोड़ा सा चुकाया जा सके। और श्रीलंका की उधारी में बहुत बड़ा रोल जो है वो चाइना का देखने को मिलेगा। तो चाइना की गद्दारी हर जगह यहाँ पर लोगों को मार रही है। पेरिस क्लब एक तरीका एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जो कि आज के डेट में उधारी में डूब रही है, तो कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए कि उसको उधारी से बाहर निकाला जाए। तो यानी कि एक डूबते हुए सितारे को उभारने का काम करने का काम करता है ये पेरिस क्लब। इसके अंदर में टोटल मिलाकर 22 तो परमानेंट मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी कई सारे और मेंबर जैसे कि यूरोपियन कंट्री हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गया, यूनाइटेड स्टेट, यूके, जापान, यानी कि अमीर अमीर टाइप के दोस्त आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि दुनिया को डूबने से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा ये कुछ कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और यहाँ पर कुछ आइलैंड भी है, और यहाँ पर आइसलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होगा, क्या इंडिया इसका मेंबर है? किसका? पेरिस क्लब का? नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है। चाइना मेंबर है? हाँ यार चाइना मेंबर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया नहीं है तो चाइना भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी इसका मेंबर यहाँ पर नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर आप लोगों से बन सकता है, ना इंडिया ना चाइना। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेंबर नहीं है। जापान आप लोग यहाँ से मेंबर देखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो गवर्नेंस है उस टॉपिक के साथ में भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बात करूंगा एग्रीकल्चर के बारे में, और एग्रीकल्चर में भी सिंचाई के बारे में, जिसको इंग्लिश में आप लोग इरिगेशन बोलते हैं। तो सिंचाई और इरिगेशन में एक पर्टिकुलर स्कीम हमारे देश में लेकर आई गई थी जिसको हम लोगों ने बोला था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीम है, ये हमारे देश में लॉन्च की गई थी एक पर्टिकुलर थीम के साथ में। तो आप लोग की एक स्कीम भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उस थीम का नाम था हर खेत को पानी, या फिर बोला जाए तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये फोकस दे रहा गया और यहाँ पर एक तरीके से जल संचय यानी कि जल को इकट्ठा करना पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले कॉन्सेप्ट को लाकर ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो हमारे देश में लॉन्च की गई। खासकर उन एरिया में जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर भी सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की गई। 2015 में ये स्कीम जो है हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी। अभी मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके बारे में कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम न्यूज़ में रहती है। उन एरिया में जहां पर पानी नहीं है कैसे चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। आप लोग सोचो, अगर आप लोग गांव से आते हैं तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, पर गांव से भी नहीं आते हैं तो टेंशन मत लेना, हम कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। हम कब खावाएंगे। तो एक खेत है, उस खेत में अगर आप लोगों ने मान लीजिए ट्यूबवेल चल रही है, या फिर उस खेत में आप लोगों ने कोई नहीं आसपास में नहर है उससे पानी ला दिया, तो पूरे खेत में पानी आएगा और पूरा खेत जो है पानी से भर जाएगा। एक तरीके से लबालोर पानी से हो जाएगा पूरा का पूरा खेत। पर लेकिन सोचो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे कि जहां पर पौधा है वहीं पर ही पानी जाए, ये तो ऐसा हो गया पानी बहुत ज़्यादा पूरे खेत में डाल दिया। पर लेकिन यहाँ पर इसे फुव्वारे से पानी डालना, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे पाइप रहता है और पाइप में ऐसे ऐसे छेद कर दिए जाते हैं, जहां जहां पर पौधा होता है वहां वहां पर पानी टपकता रहता है और उस पौधे को पानी मिलता रहता है। तो ये अलग अलग सिस्टम यूज किए जाते हैं ताकि कम पानी वाले एरिया में भी पौधों की जो पानी की एक तरीके से जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ये स्कीम का बेसिक पर्पज ये था कि किसानों को सिस्टमेटिक वे में पानी मिलता रहे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, मिलकर पैसा देगी यहाँ पर, ठीक है। इसका बेसिक पर्पज क्या है कि कैसे हम लोग यहाँ पर इरिगेशन जो है पहुंचाना है खेतों में, उसका तो काम करेंगे ही करेंगे, और कैसे यहाँ पर एक तरीके से जो एरिया है जहां पर देखिए अगर कहीं पर्टिकुलर एरिया में पानी नहीं है तो वो खेती करने लायक एरिया भी नहीं बचेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं ये एरिया खेती करने लायक बचे तो हम लोग को वहां पर सिंचाई का साधन जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो एश्योर्ड इरिगेशन का यहाँ पर सिस्टम हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं पानी मिलेगा यहाँ पर। इसमें जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूं, हम लोगों को क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। तो वहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री तो काम करेगी करेगी, वहां पर आप लोगों को पैसा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री मान लीजिए आगे आ गई, ठीक है। साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री जो है वो भी आकर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है कि हाँ भाई साहब हम भी बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे। तो कई सारी मिनिस्ट्री काम करने लगती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। तो इंटर मिनिस्ट्रियली स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे एरिया में काम करना पड़ रहा है कि कैसे सिंचाई का फायदा यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है। कैसे हम लोग को उन एरिया में जहां पर बहुत ही बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है कैसे चीजों को मैनेज करना है पानी को लेकर। इसी के साथ में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम चल रहा है। और सस्टेनेबल चीजें कब होती है, आप लोग आज की डेट में अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूलते चले जाओगे। तो रिवीजन करोगे तो सस्टेन रहेंगी चीजें, यानी कि याद रहेंगी। तो चीजों को रिवाइज करते रहना चाहिए। ऐसे ही जो पेड़ आज के डेट में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। अगर हम लोग इनको काटेंगे और इनकी जगह पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो जिंदा कैसे रह पाएगी। तो सस्टेनेबल का मतलब ये है कि चीजों को ऐसे इस्तेमाल करो ताकि आने वालों के लिए भी बचे रहे। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी लेकर आए गए टोटल 17, ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी चेयरमैनशिप में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ये इंप्लीमेंट की जाती है एक अच्छे लेवल पर, ताकि कोई भी दिक्कत देखने को मिले तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो स्कीम के बारे में याद रखिएगा, 2015 में लॉन्च की गई एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, बजट का जो रिसेंटली अभी यहाँ पर जो स्पीच आया था वो किस किसके द्वारा सुना गया था? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो स्पीच दिया गया था किस किसके द्वारा वो सुना गया था? अगर आप लोगों ने सुना होगा तो यहाँ पर एक बात जरूर सुनी होगी कि यहाँ पर जो डायमंड है उसको लैब में ग्रोन करने की बात की जा रही है कि लैब में डायमंड हम लोग ग्रो करेंगे। तो उसके लिए एक आईआईटी को पैसे देंगे। उस आईआईटी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था उस टाइम पर ये आईआईटी का नाम अब डिस्क्लोज कर दिया गया है। आईआईटी मद्रास को यहाँ पर ये पैसे दिए जाने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 242 करोड़ रुपए जो है वो आईआईटी मद्रास को यहाँ पर दिए जाने हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड बनाने के लिए। आप लोग बोलोगे यार लैब में भी डायमंड बनाया जा सकता है? नॉर्मल जो डायमंड आप लोगों ने देखा होगा ये बोलते हैं कि खुदाई की गई वहां पर डायमंड निकल कर आया, इस तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग लैब ग्रोन डायमंड। पर लेकिन
नहीं सॉरी, वो जो होता है वो नेचुरली पाया गया डायमंड होता है, पर लेकिन लैब ग्रोन डायमंड क्या है, वो उसी के पैटर्न में आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, एक बेबी है जो कि एक नेचुरल तरीके से पैदा हो रहा है, और एक बेबी है जो कि हम लोगों ने लैब में तैयार किया है, ठीक है। पर लेकिन उस बेबी में भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट वही रहेंगी जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर बच्चा पैदा करना होता है। तो इसके लिए भी डायमंड सीड की जरूरत पड़ेगी। सीड मतलब एक तरीके से कोई बीज। तो यहां पर ग्रेफाइट को यूज किया जाता है एज ए सीड के तौर पर, और फिर उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रखकर यहां पर बेसिकली इस तरीके का सिस्टम क्रिएट किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो है वो कार्बन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, और वो बिल्कुल उसी पैटर्न में एक डायमंड बन जाएगा जैसा जो डायमंड जो है वो आप लोगों को चाहिए। दिक्कत क्या है, आज की डेट में हमारे देश में डायमंड जो है वो नॉर्मली नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, पर डायमंड जो कटिंग इंडस्ट्री है वो हमारे देश में सूरत में सबसे ज्यादा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये माना जाता है कि सूरत में हर एक घर में से कोई ना कोई जो है वो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में काम करता है। दुनिया का 90 से 95% जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का जो काम होता है वो हमारे देश में होता है, और हमारे देश में भी मैक्सिमम आप लोग को सूरत में, गुजरात के अंदर में यहाँ पर ये होता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन दिक्कत क्या है, नेचुरली हमारे पास में है नहीं, पहले बाहर से आएंगे फिर हम लोग उनको एक तरीके से सही करेंगे फिर वो बाहर जाएंगे। क्यों ना हम लोग अपने ही देश में यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर दें, तो सोचो कितना बड़ा रोल प्ले यहाँ पर ये कर सकता है। तो इसी के चलते लैब ग्रोन डायमंड की बात यहाँ पर की जा रही है। बजट में इसके बारे में चीज़ों को अनाउंस किया गया, तो डायमंड जो है आने वाले टाइम में हमारे ही देश में ग्रो किए जाएंगे और हम लोग इनका बहुत ही शानदार लेवल पर एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हमारे देश में आप लोगों को पता है, खासकर शादी विवाह में कि हाँ डायमंड रिंग मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, वो वाली कंडीशन है। किस किस का सपना है डायमंड रिंग पहनने का तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए आज के डेट में ये कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी और कल्चर का भी पार्ट बना हुआ है। शादी विवाह में अगर खासकर आप लोग बात करते हैं, और अगर हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो उस इंपोर्ट बिल को भी हम लोग तभी नीचे कर पाएंगे जब हम लोग ढंग से इसके ऊपर काम करेंगे। तो यह है बेसिक चीज़ें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा इसके बारे में। बाकी इस टॉपिक को कभी फिर मौका मिलेगा तो और तसल्ली में और डिटेल में पढ़ाऊंगा कभी आगे, अगर इसके बारे में टाइम लगेगा। टेंशन मत लेना, ये ऐसा टॉपिक है जो आगे भी न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, पर लेकिन डायरेक्ट वनडे टाइप के एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले आते हैं। जैसे पूछ लेंगे आप लोगों से कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है G20 की, वो पहली मीटिंग कहां पर देखने को मिली, तो ये गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां है, यह है आसाम के अंदर में। तो G20 की अलग अलग एरिया में मीटिंग हो रही है, तो इसलिए अगर आप लोगों के एरिया में कोई हो रही है तो एटलीस्ट स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रिक्वेंटली यहां से बन जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको FCI आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा 8.88 लाख टन का जो वीट है ये बल्क में यहां पर फर्स्ट डे जो है ई ऑक्शन यहां पर किया गया, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है यहां पर। तो एक तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पर चल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है यहां पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर बॉडी है जो इन सब चीजों को मैनेज करती है। जैसे नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां पर मैनेज करते हैं, तो यहां पर FCI जो है यहां पर इन चीजों को मैनेज करती है हमारे देश में जो भी फूड से रिलेटेड मैटर होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पता है आप लोगों को? चलिए बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है या मिनिस्ट्री ऑफ कोई हेल्थ के अंडर में आती है बताइए, या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर के अंडर में आती है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए किसके अंडर में आती है? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर 1964 में इस बॉडी को बनाया गया था, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 1965 में यहाँ पर ये बनाई गई थी बॉडी, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर इसके पिताश्री कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। इंडियन जो मिलिट्री ज्वाइंट ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से देखिए कई बार क्या होता है, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ले जाते हैं। मैच करने के लिए यूपीएससी भी यहाँ पर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो अगर ढंग से आप लोग चीज़ों को याद रखोगे तो जब क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को एकदम याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ था यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए। खासकर देखिए एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर, जब खासकर आप लोग बात करते हैं ना, जब किसी कंट्री के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसमें भी एक चीज़ आप लोग याद रखना कि किसी कंट्री के साथ में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो वहाँ पर आप लोग डिफेंस रिलेशन के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर इंडिया की ये एक तरीके से मिलिट्री ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसका नाम है यहाँ पर त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है। तो ये नॉर्थ बंगाल के अंदर में यहाँ पर अभी देखने को मिली, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन बने तो याद रखना।
600 करोड़ के करीब यहाँ पर बेसिकली साइड में रखे गए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के लिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये वही स्कीम है BIND, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। भिंडी नहीं है, ठीक है, BIND। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है और ये वो स्कीम है जो टाइम टू टाइम न्यूज़ में रहती है। इसका नाम है FAME 2, यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर, इसके लिए बजटरी एलोकेशन यहाँ पर डबल किया गया रिसेंटली अभी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जो व्हीकल है हमारे देश में जो आए रहे हैं और अभी हम लोग एक तरीके से इनके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो उसी एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये है स्कीम का नाम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। MOU क्या होता है? इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है सर्विस टू कॉमन सर्विस सेंटर। ये एक तरीका MOU साइन किया गया है ताकि जो सर्विसेज हैं वो लोकल एरिया में पहुंचाई जा सके। नॉर्मली लोकल एरिया में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो एक ये काफ़ी तरीके का काम है जिससे कि लोकल एरिया में हम लोग चीज़ों को अच्छे से लेकर पहुंच सकते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट के बारे में बात बताई कि 24% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है भाई साहब, यानी कि लोग जो है डिजिटल पेमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों को बोला जाए एक साइड में नॉर्मल तरीके से पैसे यूज करने, एक साइड में डिजिटल पेमेंट है, आप लोग क्या प्रीफर करोगे हैं? अगर आप लोगों से पूछा जाए पैन नंबर को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म पता है? ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है जो देश में अभी स्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि पहले भी फॉलो किया जाता था, पर अब तो बिल्कुल बजट में बोल दिया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि भाई साहब सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। आप लोगों को पता है कोई भी अकाउंट आप लोग खुलवाते हो तो उसका पैन नंबर आप लोगों का कनेक्ट किया जाता है। तो किसी भी अकाउंट में कितने भी पैसे हो, पैन नंबर कनेक्ट हो गया, सब पैसों का पता है गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर क्या रख रखा है। तो पैसे छुपाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो टैक्स कलेक्ट यहाँ पर किया जाता है। तो इसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर एक कॉमन पेन जो है वो एक तरीके से आइडेंटिफाई के तौर पर यूज किया जाएगा डिजिटल सिस्टम के तौर पर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर अभी क्या किया जा रहा है, एग्जामाइन की जा रही है कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर देखने को मिलती है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो इसके बारे में यहाँ पर उसको स्टडी किया जाएगा। अदानी ग्रुप वाला जो केस अभी सामने निकल कर आया उसमें सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिली कि एक बाहर की कंपनी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो ये पूरा केस जब यहाँ पर आप लोग देखते हो तो इसमें एक बड़ी जो एक तरीके से मुझे चीज़ ये नजर आई कि सोचो कि बाहर की कंपनी बता रही है, अगर रियलिटी में कोई गड़बड़ थी तो हमारे देश की कोई अथॉरिटी बताती तो अच्छा रहता ना। बाहर कोई आके बता रहे कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तो सुनकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, ठीक है। कि कोई बाहर वाला बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ ये कमी है और इसको सुधारो, ठीक है। अगर कमी है तो हमारे देश की एजेंसी के द्वारा इसको आइडेंटिफाई करना था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, और खासकर एक ऐसा इंसान जो कि दुनिया में टॉप अमीर इंसानों में आता है उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाना और फिर उसके बाद में सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं लाखों करोड़ का स्टॉक में नुकसान हो जाना। अब वो मुझे लग रहा है कि शायद 7वें 8वें फिर 10वें से बाहर हो गए आई थिंक, ठीक है, अदानी साहब। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने ही आप में काफ़ी ग्रेव कंडीशन यहाँ पर बन गई थी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। सैमसंग किस देश की कंपनी है बताइए? इसके द्वारा गैलेक्सी S3 जो स्मार्टफोन है उसमें बोला गया है कि हमारे देश में जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो उसके ऊपर अच्छी बात क्या है, उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, ठीक है। ये फील करने वाली बात है वैसा तो हमारे देश के अंदर बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट से ऑनर किया गया है यूके के द्वारा। इसीलिए मैंने पूछा था पर्सन इन न्यूज़ में, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो किसके द्वारा दिया जा रहा है? यूके के द्वारा दिया जा रहा है यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर एक तरीके का ये, ठीक है। यूए के अंदर में एक कानून है जिसको बोलते हैं फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉ। तो यहाँ पर न्यू फैमिली लॉ यहाँ पर लाया गया, खासकर नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी अगर यूके उसके यूएई के अंदर में, इनके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में अगर रहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते थे, तो उसको थोड़ा सा लिबरल बनाया गया ताकि बाहर से अगर कोई आके रहता है तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो सके, ठीक है। यूएसए जो है वो फिर से अपनी एम्बेसी ओपन कर रहे हैं यहाँ पर सोलोमन आइलैंड के अंदर में, क्योंकि चाइना ने दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अभी रिसेंटली किया था। चाइना इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है और इसके चलते यूएसए जो है वो चाइना को टक्कर देने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। गुब्बारा पता ही है, चाइना का फोड़ दिया यूएसए ने अभी देखो सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिमूव कर रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है।
ऑस्ट्रेलिया अपने देश में से ब्रिटिश मोनार्की यानी कि उनके नोट पर आज भी ब्रिटेन की महारानी की तस्वीर छपा करती थी। तो ऑस्ट्रेलिया वो महारानी की तस्वीर जो है वो हटा रहा है। क्यों? क्योंकि महारानी चली गई, राजा आ गया, फिर सारे नोट हटाओ, फिर से राजा की तस्वीर छापो। उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अपने देश के जो हमारे जो एक तरीके से लीडर हैं उनकी तस्वीर हम लोग छापेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो खासकर फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल वाले वो सब चीज़ें, तो उनकी तस्वीरें छापी जाएगी। वरना पता चला ब्रिटेन में कुछ हो रहा है, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही है। और प्रेसिडेंट पोस्ट भी यहाँ पर ये अपने देश में लाने जा रहे हैं। अब तक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और मोनार्क जो थे वहाँ पर ब्रिटेन के, वो यहाँ पर इनके लीडर माने जाते थे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट और फिलीपीन जो है वो अनाउंस कर रहे हैं कि यूएसए के जो ट्रूप्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा फिलीपीन के अंदर में। सोचो, सोलोमन आइलैंड के अंदर में अभी जाकर बैठ गया यूएसए, फिलीपीन के साथ में अभी यहाँ पर अपनी एक्सेस यहाँ पर चाह रहा है कि इसके जो सैनिक हैं वहाँ पर भी जाकर रहने लगे। तो चाइना को चारों तरफ से घेरने की एक तरीके से तरकीब यहाँ पर लगाई जा रही है कि चाइना कल को फड़फड़ाए तो उसके पर काट कर जो है उनको बेसिकली उन्हें चाइना के सी में ही बहा दिया जाए, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हमारे लिए तो अच्छी चीज़ें हैं चाइना की बदतमीजी को देखते हुए, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं पर लेकिन याद रखिएगा। ये है छोटू कौन बनेगा करोड़पति, इसके क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखता हूं कौन से आंसर देता है। जो सही आंसर देगा उसको मिलेगी एक एक, क्या मिलेगी बताओ क्या मिलेगी? चलो आप ही लोग बता दो क्या चाहिए। दो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, दोनों में से एक भी पूछी जा सकती है या फिर दोनों पूछी जा सकती है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये किसकी है? एशियन डेवलपमेंट की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और फाइनेंस जो यहाँ पर इनिशिएटिव है, या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर क्या है देखता हूं कौन बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये बात की सुदर्शन लेक के बारे में। आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया गया, बनाया गया, वो सारी बातें। तो यहाँ पर किसके द्वारा रिपेयर कराया गया सेकेंड टाइम? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के साथ में यहाँ पर रुद्रदमन, नेक्स्ट यहाँ पर एम्परर अशोक। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में जिसका नाम था प्रज्वला चैलेंज, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि यहां पर ये रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड है यहां पर ये बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री का है यहां पर ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वासनर अरेंजमेंट है, बेसिकली एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान रखना। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं इसको कई बार एग्रीमेंट पढ़ देता था, ठीक है। तो ये है अरेंजमेंट, किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये? रीजन क्या है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंडिया के अंदर में इसकी चेयरमैनशिप आ रही है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन यानी कि न्यूक्लियर को ज़्यादा प्लोरीफाई मत करो, उसके बम मत बनाओ, अपना ईंधन के लिए यूज़ करो। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ यानी कि नशा निषेध के लिए, माइग्रेशन प्रवास के लिए, या फिर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ जो कन्वेंशनल आर्म्स है यानी कि जो पारंपरिक शस्त्र हैं उनको अपनी स्वेच्छा से ना बेचना, नियंत्रण करना, उसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है। देखता हूं कौन आंसर देता है। बात की जा रही है कि व्हेन वाज द ह्यूमन राइट वॉच HRW एस्टेब्लिश किया गया था? 1988, 1978, 1967 या 1994? सही आंसर आप लोगों को बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। आंसर आप लोगों के सामने है ABCFD, एक्सप्लेनेशन अभी दिखाऊंगा। तब तक सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आज तो वैसे भी मेरा फेवरेट है। बताओ कौन सा क्वेश्चन होगा जो मैप में मैं डिस्कस करने वाला हूं? बताइए, देखता हूं कौन गैस करता है। आज है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आप लोगों को उड़ीसा के अंदर में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये इसको पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से हम लोग जाना करते थे, पर लेकिन बाद में यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर डेडिकेट कर दिया गया और आज की डेट में हम लोग इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लोकेशन को अगर थोड़ा सा जूम कर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई यहाँ पर देगी। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा। थोड़ा सा और आप लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे ओलिव रेडली टर्टल की जो नेस्टिंग है वो यहाँ पर होती है। गरीमाथा जो बीच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देवी रिवर, ऋषिकोल्या रिवर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है और महानदी रिवर जो कि पर्टिकुलर इस एरिया में आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही फेमस एरिया आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। तो इस पर्टिकुलर एरिया को बात की जा रही है जो कि बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम चेंज किया गया था बाद में व्हीलर आइलैंड से APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से, ठीक है।
और यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलता है, एक लॉन्च पैड भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से अलग अलग। ये देख लीजिए, यहाँ पर बात की जा रही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो टेस्टिंग मिसाइल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलता है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ऐसे मतलब एक तरीके से जीत भी सकते हो अगर कहीं पार्टिसिपेट आप लोग करते हो तो। ठीक है, तो बेसिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है एग्जैक्ट लोकेशन, ये पर्टिकुलर कोस्टल एरिया हो गया। कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर। ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर, ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये जो दोनों की दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर, ये है आईएमएफ से रिलेटेड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये टर्म्स, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली भी जाती है कई बार एक तरीके से कि किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये टर्म। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है लेक के बारे में। तो किसके द्वारा यहाँ पर इसको एक तरीके से नहीं, एक जो रिपेयर कराया गया था, तो सुदर्शन लेक जो है ये बनाई किसके द्वारा गई थी, तो ये भी याद रखेगा। तो पुष्यमित्रा वैश्य के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। और यहाँ पर फिर इसको रिपेयर जो कराया गया था, तो स्कंद गुप्त के द्वारा यहाँ पर इसको रिपेयर किया गया था। पहली बार जो यहाँ पर जो फर्स्ट रिपेयर किया गया था, तो वहाँ पर ये रुद्रदमन के द्वारा रिपेयर किया गया। सेकेंड टाइम इसको स्कंद गुप्त के द्वारा रिपेयर किया गया। तो पुराने टाइम की बातें हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बनते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर प्रज्वल, जो बेसिकली यहाँ पर ये सिस्टम है या चैलेंज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रज्वल चैलेंज है, इसका एम ये है कि कैसे आइडिया सोल्यूशन हम लोग को लाने हैं ताकि गांव वाले एरिया को हम लोग एक तरीके से रूरल इकोनॉमी को हम लोग सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके। तो आंसर अगर ये पता होगा इसके बारे में कि किससे रिलेटेड है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, आंसर भी आप लोग इसका आसानी से दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वासनर, ये बेसिकली अरेंजमेंट के बारे में। तो वासनर अरेंजमेंट की अभी जो मीटिंग होगी यहाँ पर, ये इंडिया इसको चेयर करने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 26 यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर चेयरमैनशिप हमारे पास में इसकी 1 जनवरी से आ चुकी है। तो पूरे साल इसकी चेयरमैनशिप जो है वो हमारे पास में यहाँ पर रहने वाली है। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1996 में। ठीक है, ये जो इसका सेक्रेटरीट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कहाँ पर है, वियना के अंदर में, ऑस्ट्रिया के अंदर में आप लोगों को इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो कि अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगी। बात करें यहाँ पर ये कब स्टेब्लिश की गई थी बॉडी, तो 1978 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो ये आज के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 55। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोग देखते हैं, और यहाँ पर ये हमारा हो गया एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की डिक्शनरी को इंप्रूव करेंगे, आप लोग को इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना इसमें हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो नए शब्द मिलेंगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को नए शब्द जानने को मिलेंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला शब्द जो है वो है कविनेंट, इसका मतलब होता है नियम, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई डील, कोई तरीका एग्रीमेंट यहाँ पर जिसमें मिलकर हम लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका इसको बोलते हैं कविनेंट। ठीक है, इसके अपोजिट में जाएंगे तो एक तरीके से बोल ही सकते हैं कि हाँ एग्रीमेंट हो गया तो डिस एग्रीमेंट हो गया भाई साहब, डिनायल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। ठीक है, नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर ये है परनीसियस, तो ये होता है एक तरीके से हानिकारक। ठीक है, उन्हें बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है तो वो वाली बात है। तो एक्सट्रीमली हार्मफुल, कोई भी ऐसी चीज जो कि डिस्ट्रक्टिव आप लोगों को देखने को मिले। अपोजिट में कैसी होगी, बेनिफिशियल होगी, शानदार होगी, फेवरेबल होगी। ठीक है, ब्रैकिस क्या होता है, एक तरीके से ब्रैकिस बोलते हैं बेसिकली नमकीन। ठीक है, देखिए सालीन वाटर बोल देते हैं, सोल्टी वाटर बेसिकली आप लोग बोलते थे, थोड़ा सा नमकीन। आज ब्लू है पानी पानी, आज नमकीन है पानी पानी। ठीक है, बाकी क्या होगा, ये फ्रेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रेट, ये होता है असावधान। उन्हें कहा भाई साहब मेरा ध्यान नहीं था इसलिए दिक्कत होगी। ध्यान होना चाहिए वरना कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे जिसको ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आप लोग कई बार डिस्ट्रैक्ट रहते हो, एब्सेंट माइंडेड भी इसको बोल देते हैं कि हाँ यार कहीं और था दिमाग यार। ठीक है, किसी के ख्वाबों में खोए हुए थे। ठीक है कितने ख्वाबों में खोने का कोई फायदा नहीं है, जाकर मिल ही लो एक बार जब इतने ख्वाबों में खोए हुए हो तो। ठीक है, तो सारे ख्वाबों को साइड में करके पढ़ाई पर फोकस हो जाएगा फिर। ओके, यानी कि जो चीज़ बेचैन करती है उसको मन से निकालने का तरीका यही होता है कि उस काम को कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं किस तरीके से किसी से बात करने का मन हो रहा है तो बात कर लो यार एक बार, फिर अपनी पढ़ाई कर लेना बैठ के। तो वो चीज़ें एक तरीके से बोल सकते हो। तो यह अलर्ट हो जाना, अटेंटिव हो जाना, फोकस हो जाना, फिर एक तरीके से आप लोगों को सही तरीके से एक चीज़ों को अपनी लेकर चलना है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर है रिपोस्ट। रिपोस्ट क्या होता है? प्रतिकार करना। प्रतिकार करना मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपमान करना, किसी की आलोचना करना, या फिर एक तरीके से जवाब देना, किसी को क्रिटिकल एक तरीके से रिप्लाई कर देना तुरंत, उसको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोल के चला गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसके अपोजिट में एक तरीके से एक प्रतिकार का मतलब रिक्वेस्ट करने वाली, एक तो ना सामने वाले को झड़क दिया, एक है सामने वाले से रिक्वेस्ट करना, तो ये अपोजिट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। कई सारे बच्चे बहुत शानदार आंसर फॉर्म करते हैं इनके ऊपर, क्वेश्चन एक तरीके से इनको अच्छे से लेकर चलते हैं। देख सकते हैं आज के एसएलवी कमांडो यहाँ पर गणेश, इनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए और अपना प्लान भी यहाँ पर लिखा गया, तो आप लोग भी इसी तरीके से लेकर चलना। बाकी कोई भी डाउट हो तो इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर आप लोगों को मिल ही जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है। आज का सबसे बेहतरीन आर्टिकल कौन सा लगा जिसको सुनकर मजा आ गया? सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगता है वीडियो का आप लोगों को कि हाँ बस वो पोर्शन सुन के तो मजा आ जाता है मेरा? ठीक है बताइए जरा, ये मत बोलना कि सर पूरी वीडियो अच्छी लगती है, कोई पोर्शन तो ऐसा होगा जो सुनकर मजा आ गया होगा पूरी वीडियो अच्छी हो तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी। अगर आप लोग यहाँ पर हैं, अलग से आईडी मत बनाना कि हाँ मेरे लिए बना रहे हो, अगर हो तो जुड़ जाना, कुछ मजा करेंगे। ठीक है बाकी पर्सनल कोई चीज़ें हो तो यहाँ पर सेंड कर देना। तो अपने आसपास सफाई रखियो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, और कोशिश करना कि अपने फैमिली मेंबर के साथ में चीज़ें शेयर किया करो ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में चीज़ों को डिस्कस कर सको। जैसे बताया नहीं मैंने स्टार्टिंग में, तो आप लोग भी इस तरीके से अपना कोई ना कोई ग्रुप बना सकते हैं, अपने यार दोस्त के साथ में आप लोग चीज़ें शेयर करके अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से सेहत को भी अच्छे से साथ में लेकर चलिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करो। ठीक है, तो अच्छे से मस्त तरीके से जिंदगी को एंजॉय करो।